हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रिवीजन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, चाहे आप फाइनल लेवल पर हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर रहता है। एग्जाम के अंदर भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। इस टॉपिक में, इस हेड में रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो अपन इस क्लास में अमेंडमेंट्स भी देखने वाले हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर हुए हैं। इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और इस चैप्टर को भी कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के साथ। देखिए बेटा, हमारे 5 हेड में से एक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड। हमारे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 45 से लेकर के 55 डील करता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के साथ। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो है इज द चार्जिंग सेक्शन। क्या बात करता है सर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 बोलता है कि एनी profit or gain arising from transfer of capital asset will be taxable under the head income from capital gain in the year transfer took place। मतलब किसी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या कोई भी गेन हो रहा है, तो वो प्रॉफिट या गेन जो है टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, और उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में ट्रांसफर किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कंक्लूजन निकाला जाए तो 2 बातें निकल करके आती है कि कैपिटल असेट पर टैक्स लगने के लिए 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। वो 2 कंडीशंस क्या है? पहली चीज तो कैपिटल असेट होनी चाहिए, दूसरी बात ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल असेट को बेटा डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 14 में, और कैपिटल असेट को ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है 2 क्लोज 47 के अंदर। अगर हम बात करें कैपिटल असेट क्या होती है सेक्शन 2 क्लोज 14 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर बोला गया है कि एनी काइंड ऑफ मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, इसे कैपिटल असेट बोला जाएगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड्स, आगे देखते हैं, यहां तक की बात को करते हैं। कैपिटल असेट का मतलब कोई भी टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, सारी असेट ही कैपिटल असेट है इस डेफिनेशन, चाहे वो आपके बिजनेस के काम में आ रही हो या नहीं आ रही हो। बट इट डज नॉट इंक्लूड, देखो इतनी डेफिनेशन अगर पढ़े तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो दुनिया की सारी असेट ही कैपिटल असेट है, क्योंकि या तो वो टेंजिबल होगी, इंटेंजिबल, या फिर क्या होगी वो मूवेबल, इमूवेबल। इसके अलावा तो कोई चांसेस होते नहीं है। तो अब यहां पर देखिए क्या बात आती है, यहां पर आगे बोला गया इस डेफिनेशन में, बट इट डज नॉट इंक्लूड्स, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। पहली जो चीज है वो है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। मतलब मूवेबल पर्सनल इफेक्ट से मतलब क्या है कि ऐसी असेट जो कि मूवेबल है और हमारे पर्सनल नेचर की है, जैसे हमारे क्लोथ्स हो गए, ठीक है, तो ये हमारे पर्सनल इफेक्ट है, ये कैपिटल असेट नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। हमारे घर के यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन हो गए, उनके ऊपर नहीं लगेगा। हमारा मोबाइल फोन हो गया, उनके ऊपर नहीं लगेगा। हमारे घर का फर्नीचर हो गया, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये जितनी भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट होते हैं, हमारी पर्सनल यूज की चीजें हैं, उनको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन नहीं लगता है। सर हमारी कार ट्रांसफर करी हमने तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो बेटा, उस पर भी नहीं लगेगा, वो हमारी पर्सनल असेट होती है। तो पहली चीज जो इंक्लूड नहीं होती है कैपिटल असेट की डेफिनेशन में, वो है मूवेबल पर्सनल असेट। अब लेकिन इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बोला है बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब कुछ चीजें मूवेबल पर्सनल होती है, कुछ चीजें मूवेबल पर्सनल होती है, लेकिन फिर भी उनको क्या माना गया है? कैपिटल असेट। मतलब ये कुछ लिस्ट आपके सामने यहां पर दिख रही है, ये जो लिस्ट में चीजें आ रही है, ये सारी चीजें मूवेबल पर्सनल होते हुए भी क्या है? कैपिटल असेट है। क्या बोला गया? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी की सारी असेट देखिए, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह जो खुदाई में मिलती है, एंटिक चीजें, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वैसे तो सर मूवेबल पर्सनल होती है, तो अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। यस बेटा, नहीं लगना चाहिए, बट स्पेशली इसके लिए क्या बोला गया कि ये मूवेबल पर्सनल होते हुए भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन में रहेगी। मतलब हम इसको एक्सक्लूजन में से बाहर कर रहे हैं, इट मींस दीज ऑल आर कैपिटल असेट।
सेकंड थिंग बोली गई स्टॉक इन ट्रेड। बेटा स्टॉक वैसे भी कैपिटल गेन हेड में नहीं आता है, पीजीबीपी हेड में आता है, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो। थर्ड असेट जो कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगी वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गांव में स्थित खेती की जमीन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। सर अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है? बेटा इसको डिफाइन किया गया है, रूरल लैंड वो होती है जो कि अर्बन नहीं है। तो सर अर्बन क्या होती है? फिर अर्बन को डिफाइन किया गया है, मतलब अर्बन को देख लीजिए, अगर अर्बन की डेफिनेशन में आप फॉल कर रहे हैं तो अर्बन में आएंगे, अदरवाइज आपकी जो लैंड है वो क्या रहेगी? वो लैंड आपकी रूरल रहेगी। तो क्या बोला गया? देखिए ऐसी म्युनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड या पंचायत जिसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है, ठीक है। तो देखो जहां तक आपकी बाउंड्रीज रहती है, जहां तक आपकी बाउंड्रीज है, ये देखो ये गांव है या म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत है, जहां तक आपकी बाउंड्रीज रहती है वो एरिया क्या रहेगा? अर्बन, और उसके बाहर का क्या रहेगा? रूरल, अगर पॉपुलेशन 10,000 तक है। बट इफ पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है तो आपकी बाउंड्री तो है ही है, और उसके बाहर के 2 किलोमीटर तक का एरिया चारों तरफ अर्बन रहेगा। और अगर पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा है, 10 लाख तक है, तो बाउंड्रीज प्लस उसके बाहर का 6 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो क्या रहेगा? अर्बन। और अगर 10 लाख से भी ऊपर पॉपुलेशन है तो आपके जो गांव की या म्युनिसिपैलिटी की कंटोनमेंट बोर्ड की बाउंड्री है उसके बाहर चारों तरफ जो 8 किलोमीटर तक का एरिया है वो भी अर्बन में आएगा। मतलब आपकी गांव के बाहर 2 किलोमीटर में या 1.5 किलोमीटर में क्या है? आपकी कोई जमीन है, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हो, और आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो फिर वो अर्बन ही मानी जाएगी। मतलब बाउंड्री के बाहर इतने इतने किलोमीटर तक भी अर्बन चलेगा, और इसके बाहर अगर आप हैं तो आप रूरल में माने जाएंगे, अदरवाइज अर्बन में माने जाएंगे। और रूरल में होने से क्या होगा कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट ही नहीं होती है, इसका मतलब उसको ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, ये बात यहां पर बोली गई है। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, जो और कैपिटल असेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होंगे वो होते हैं ये गोल्ड बॉन्ड। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स है जो कि स्कीम अलग अलग गवर्नमेंट निकालती रहती है। ये सभी जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर है बेटा, तो इनके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। इसके अलावा बोला गया है कि सोवर्जन गोल्ड बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट, हाउएवर इंटरेस्ट जो मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। सोवर्जन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा, कैपिटल असेट माना जाता है, कैपिटल गेन लगेगा ट्रांसफर पर, हालांकि इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि एफआईआई का तो बिजनेस होता है सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको क्लेरिफाई किया गया और बोला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज होल्ड करके रखते हैं, हेल्ड करके रखते हैं, उन्हें कैपिटल असेट ही माना जाएगा और वो कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगा बेटा। नेक्स्ट सवाल आता है सर ज्वेलरी का मतलब क्या? क्योंकि ज्वेलरी जो है वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये हमने पढ़ा था, ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है और इन पर कैपिटल गेन भी लगेगा। ज्वेलरी क्या बोला गया? देखो ज्वेलरी को डिफाइन किया गया कि ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और अलॉय ऑफ दीज मेटल्स, मतलब सिल्वर की, गोल्ड की या प्लेटिनम की कोई चीज जो कि पहनी जा सके, या इनका कोई अलॉय, इनका कोई मिक्सचर है तो वो भी ज्वेलरी मानी जाएगी। और क्या बोला गया? वेदर और नॉट सोन इन एनी वियरिंग अप्रैल, चाहे वो पहनने की चीज में जड़ा हुआ हो या नहीं हो, गोल्ड सिल्वर इनको क्या माना जाएगा? ज्वेलरी ही माना जाएगा। तुम बिस्किट लेके आ गए, बोला देखो जो डेफिनेशन देखी गई है उसमें तो ज्वेलरी को लिया गया है, तो बिस्किट तो नहीं है, कैपिटल गेन नहीं देंगे। बोला किसी भी फॉर्म में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और इनका अलॉय हो, सब ज्वेलरी माने जाएंगे, टैक्स लगेगा। चाहे वो किसी चीज में, मान लो रिंग है, रिंग के अब रिंग का दूसरा मोड है, मतलब वो बिस्किट के फॉर्म में है तो भी वो ज्वेलरी, और उसकी रिंग बना दोगे तो भी वो ज्वेलरी है। मतलब तुम किसी चीज में उसे जड़ रखा है या नहीं जड़ रखा है, ठीक है, ज्वेलरी किसी भी फॉर्म में हो ज्वेलरी होगी, गोल्ड, सिल्वर। और इसी के साथ साथ प्रीशियस और सेमी प्रीशियस क्या आते हैं? स्टोन्स आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, प्रीशियस स्टोन अलग अलग रेड कलर के और ब्लू कलर के, तो ये स्टोन्स भी ज्वेलरी माने जाएंगे, चाहे ये किसी चीज में जड़े हुए हो या नहीं हो।
ठीक है, आगे देखिए कुछ केसेस हुए हुए बेटा। बनारसी लाल कठारुका का केस हुआ था। बनारसी लाल कठारुका जी ने क्या किए थे, सिल्वर यूटेंसिल्स ट्रांसफर किए थे। तो क्या सिल्वर यूटेंसिल्स जो है सर, यूटेंसिल्स तो मूवेबल पर्सनल असेट होती है, तो क्या सर कैपिटल गेन लगेगा क्या? तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो किसी भी फॉर्म में हो तो टैक्स तो लगना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, इसका डिसीजन ये आया कि सिल्वर यूटेंसिल्स में खाने का भारत में चलन रहा है, इस वजह से सिल्वर यूटेंसिल्स को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। वहीं उसके बाद में एक केस हुआ महाराजा राणा हेमंत सिंह का। उन्होंने क्या करी थी, गोल्ड बार्स मतलब गोल्ड बार्स मतलब सोने की जो ईंट वगैरह होती है ना वो, और गोल्ड के ही यूटेंसिल्स ट्रांसफर किए थे और सिल्वर की बार्स और कॉइन्स ट्रांसफर किए थे। और उन्होंने बोला इस केस का रेफरेंस लिखे कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब चांदी के बर्तन पे नहीं लगता तो सोने पे भी नहीं लगना चाहिए। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भारत देश में जो है वो चांदी के बर्तनों में खाने का चलन है, सोने के बर्तनों में खाने का चलन नहीं है। इवन गोल्ड के जो बर्तन है वो इंजूरियस फॉर हेल्थ है और इट कैन कोज कैंसर एज वेल। तो ठीक है, इसके बाद डिसीजन आया कि आप सिल्वर के कॉइन्स को, सिल्वर की ईंट को, बार्स को या फिर गोल्ड की यूटेंसिल्स को, गोल्ड बार्स को ट्रांसफर करते हो तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ओनली सिल्वर यूटेंसिल्स पर नहीं लगेगा। ये इसका डिसीजन दिया गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि सर ट्रांसफर किसको माना जाएगा, ट्रांसफर किसको माना जाएगा, क्योंकि कैपिटल असेट तो जान लिया, ट्रांसफर क्या होता है। देखिए बेटा, पहला तो क्या बोला गया है, सेल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है या रेलिंक्विशमेंट हो रहा है। रेलिंक्विशमेंट क्या होता है बेटा, किसी चीज का त्याग करना, किसी चीज को छोड़ना। अगर किसी चीज को छोड़ने पर, कैपिटल असेट को छोड़ने पर आपको पैसा मिल रहा है तो ट्रांसफर माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो आपको राइट शेयर्स मिल रहे हैं, आपने वो राइट एक्सेप्ट नहीं किया, किसी और को दे दिया, त्याग कर दिया आपने, ठीक है। राइट शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको जब कंपनी वापस से इशू करती है, मान लो आप रिलायंस के ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, रिलायंस अब वापस से शेयर्स का इशू लेकर के आ रही है, तो कई बार कंपनी क्या करती है, पहला अधिकार उन शेयर होल्डर को खरीदने का देती है जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर है। इन्हें बोला जाता है राइट शेयर्स। तो ये जो शेयर खरीदने का राइट होता है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है। सपोज आपने किसी को 20,000 रुपए में ये राइट ट्रांसफर कर दिया, तो आपने राइट छोड़ा है और इसके बदले में भी आपको पैसा मिल रहा है, तो ये हो गया रेलिंक्विशमेंट, और इसको भी ट्रांसफर मान के टैक्स लगता है, आगे भी पढ़ेंगे। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, और एक्सटिंग्विशमेंट इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट। कोई असेट डिस्ट्रॉय वगैरह हो गई, उस पर पैसा मिल रहा है। जैसे बाढ़ आ गई, आपकी बिल्डिंग थी, घर थी, वो बह गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन, क्योंकि डिस्ट्रॉय होने पर पैसा मिल रहा है तो भी टैक्सेबल होगा। कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, मान लीजिए आपका घर था, अब जहां पर आपका घर है वहीं से गवर्नमेंट एक रोड बनाने जा रही है, आपका घर बीच में आ रहा है, गवर्नमेंट ने आपके घर को कंपलसरीली एक्वायर कर लिया, जब्त कर लिया और बदले में आपको कंपनसेशन दे दिया, तो ये कंपलसरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर माना जाता है। गवर्नमेंट जो तुम्हें कंपनसेशन देगी उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में इसके बारे में। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एनी कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सपोज आपके पास में ज्वेलरी पड़ी है बहुत सारी घर के अंदर, अब आपने वो घर से उठा करके ज्वेलरी, आपने एक ज्वेलरी की शॉप खोल ली, ठीक है, ज्वेलर्स की शॉप खोल ली, तो ज्वेलरी जो घर में पड़ी थी वो उठा करके ज्वेलरी शॉप में लगा दी। तो अब आपकी जो पहले घर में कैपिटल असेट थी, अब वो जैसे ही ज्वेलरी शॉप में गई तो वो आपका स्टॉक बन गई। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इज आल्सो कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। तो ये कैपिटल असेट जो निकाल करके आपने लगाई है, इसको भी ट्रांसफर मानते, कैपिटल गेन लगेगा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद में पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है सर, मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि 50 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए का ही पेमेंट हुआ है, लेकिन किसी और को पोजीशन दे दिया है। गवर्नमेंट बोलती है हम तो ये मान लेंगे कि तुमने ट्रांसफर कर दिया और पूरे के पूरे जो भी जितने रुपए में ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर कैपिटल गेन लगा देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है एनी ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर और एंजॉयमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रांसफर कर दिया है या किसी और, कोई और व्यक्ति आपकी कैपिटल असेट से रिलेटेड राइट्स एंजॉय कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन उसके सारे राइट्स वगैरह कोई और एंजॉय कर रहा है, तो इट विल बी अज्यूम्ड कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है। या फिर मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी के पास में बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टीज है, कंपनी क्या करती है, जो भी मेंबर बनता है ना उस कंपनी का, उसको वो हाउस प्रॉपर्टी दे देती है। तो अब एक बात देखो, तो कंपनी तो रह नहीं सकती, रह तो उसके मेंबर्स रहे, तो कंपनी
के जो बिल्डिंग्स है उनके सारे राइट्स मेंबर एंजॉय कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि कंपनी ने वो असेट मेंबर्स को ट्रांसफर कर दी है। और रिडम्पशन और मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड चाहे रिडीम हो जाए या मैच्योर हो जाए, ठीक है, आप ट्रांसफर कर रहे हो, मैच्योरिटी हो रही, रिडम्पशन हो रही है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि हैवी डिस्काउंट पर इशू होते हैं, इन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन डिस्काउंट पर इशू होकर फेस वैल्यू पर रिडीम हो जाते हैं, तो जो बीच का डिफरेंस रहता है वो आपका गेन हो जाता है। तो ये सभी जो है ट्रांसफर की डेफिनेशन में शामिल होते हैं। चलिए बेटा आइएगा आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखने जा रहे हैं कि कैपिटल गेन कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। तो बेटा कैपिटल गेन में दो टाइप है, एक छोटे मियाँ एक बड़े मियाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसी भी एसेट को आप ट्रांसफर करोगे तो या तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सर कैसे पता लगाए कि एसेट पर शॉर्ट टर्म हो रहा है या लॉन्ग टर्म हो रहा है? ये डिपेंड करता है कि उस एसेट को कितने टाइम होल्ड करके ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर जनरली बात करें कि अगर आप 36 मंथ्स तक किसी असेट को होल्ड रख रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म गेन होगा। 36 मंथ को क्रॉस कर जाते हो तो उसको ट्रांसफर करने पर लॉन्ग टर्म गेन होगा। वहीं ये वाली जो लिमिट है फाइनेंशियल असेट के केस में ओनली 12 मंथ हो जाती है, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में यही लिमिट 24 मंथ्स हो जाती है, और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में भी ये लिमिट जो है 24 मंथ हो जाती है। तो इस टाइम लिमिट के अंदर हो तो शॉर्ट टर्म और क्रॉस कर दिया तो लॉन्ग टर्म गेन होगा, यही बात यहाँ पर कही गई है। फाइनेंशियल असेट में क्या क्या आता है बेटा? फाइनेंशियल असेट के अंदर लिस्टेड शेयर्स आ जाते हैं कंपनी के, इसके अलावा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है बेटा? एस म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं। डेट ओरिएंटेड जो आपका पैसा डेट में ही लगाएगी, इक्विटी ओरिएंटेड जो इक्विटी में लगाएगी, एक हाइब्रिड होते हैं जो कि थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी में लगाएगी। तो ऐसा फंड जो कि आपका सारा पैसा इक्विटी में लगाएगा, ठीक है, तो उस फंड के आपने यूनिट्स ले रखे हैं तो वो 12 मंथ्स वाली लिमिट लगेगी, क्योंकि एक तरीके से शेयर्स में पैसा लगाना और या फिर वो यूनिट्स खरीदना एक ही तो बात हो गई, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसके अलावा लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर के ऊपर भी बेटा जो है वो 12 मंथ्स की लिमिट है। सर अनलिस्टेड बॉन्ड्स डिबेंचर पर कितनी लिमिट लगेगी बेटा? अनलिस्टेड पर 36 महीने की लगेगी। सर अभी तो 24 बोला था, वो अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर है, ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी और नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्ड, इन सब पर भी 12 मंथ्स की लिमिट लगेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बेटा सेक्शन 48 के बारे में कि सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा। एक्चुअल में कैपिटल गेन में एक ही फॉर्मेट है, लेकिन आपको यहाँ पर दो फॉर्मेट दिख रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म का एक लॉन्ग टर्म का। जो शॉर्ट टर्म वाला फॉर्मेट है वही एक्ट के अंदर गिवन है, लॉन्ग टर्म वाला फॉर्मेट एक्ट में गिवन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर बना लिया है। देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता करना होता है कि जो हमको गेन हो रहा है वो शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है। देन उसके बाद में हमको हमारी इनकम कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले हमको लेना होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के कितने में आपने असेट को ट्रांसफर किया है। इसमें से लेस करने होते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर करने पर अगर कुछ खर्चा हो गया है तो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन में से दो चीजें लेस करनी होती है, असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, देन कैपिटल गेन आ जाता है। देखिए कैपिटल गेन का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। तुमने असेट कितने की ली थी, बेची कितने में, जो बीच का गेन है वही कैपिटल गेन है। आपने कोई बिल्डिंग 20 लाख की ली थी, बेच दी 50 लाख में, 30 लाख इज योर कैपिटल गेन, उस पर टैक्स देना है आपको, बड़ा सिंपल है। वहीं इधर देखें तो बेटा ये पूरा फॉर्मेट सेम है, लॉन्ग टर्म वाला भी, लेकिन एक बात बोली गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या किया जाएगा, इंडेक्सेशन। इसलिए देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया। सर इंडेक्सेशन क्यों किया जाता है? देखो बेटा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, तो आपने जो खरीदी थी वो असेट काफी पुरानी हो गई और ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है, आज मानो 2001 में जो 1 रुपया की कीमत थी, आज के टाइम पर वो 1 रुपये में उतनी चीजें थोड़ी ना आती है। आज जो 100 रुपये में जितनी चीजें आती है 5 साल पहले उतनी नहीं आती थी, और आज के डेट में 100 रुपये में जो चीजें आती है 5 साल बाद उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो रुपए की वैल्यू क्या होती है बेटा, गिरती रहती है जनरली, तो अभी गिरी रही है, बढ़ तो रही नहीं है। तो अब होता क्या है कि इस केस में आपने 10 लाख की एसेट ली 2001 में, अब उस असेट की आज आप बेच 50 लाख में रहे हो, लेकिन आप देखोगे कि सर 50 में बेच तो रहे हैं, लेकिन उस टाइम के 10 लाख इस टाइम के 50 लाख बराबर है, आप कहोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, ये जो 10 लाख रुपए है ना, इसका तुम क्या करो, इंडेक्सेशन कर लो। इंडेक्सेशन कैसे? सरकार ने बोला हम हर एक साल के लिए इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, जिसको हम CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलेंगे। तो जो भी आपकी कॉस्ट है या फिर इंप्रूवमेंट कॉस्ट है वो लो, उसको मल्टीप्लाई करो जिस साल में ट्रांसफर किया है उसके इंडेक्स नंबर से, और नीचे डिवाइड करो
करो जिस साल में खरीदा था उस साल के इंडेक्स नंबर से। इस तरीके से जो है आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो निकल जाएगी। देखिए इस तरीके से आपको जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट लेनी है, ऊपर ट्रांसफर वाले साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और नीचे एक्विजिशन वाले ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको लिखना होगा। ठीक है, कुछ मेन ईयर के आपको अगर याद भी रहते हैं, ध्यान भी रहते हैं तो इट विल बी बेटर। जैसे 2001-2 का 100 है, 2-3 का 105, 3-4 का 109, ये कुछ है। इसके अलावा 20-21 का जो है वो 301 हो गया है और 21-22 का जो है वो 317 हो गया है। तो ये इंडेक्स नंबर आपको ध्यान रहेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। ये इंडेक्स नंबर आपको जितना पता रहेंगे, क्या पता कई बार एग्जामिनर ना दे, हो जाए। एक बार एग्जाम में हो चुका है, इसलिए मेन इंडेक्स नंबर लर्न भी रखोगे तो बहुत अच्छा काम रहेगा। अब हम कुछ प्रोविजोज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोविजोज क्या होते हैं कि जो ऊपर हमने सेक्शन 48 में बात पढ़ी उसके कुछ एक्सेप्शन। 48 में जैसा मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म वाले का ही फॉर्मेट है, लॉन्ग टर्म वाले का नहीं है। प्रोविजो नंबर 1 नॉन रेसिडेंट के लिए होता है, मैं वो यहाँ पर कवर अभी नहीं कर रहा हूं, उसको सेपरेटली किसी वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, प्रोविजो नंबर 2 क्या बोलता है? सेक्शन। प्रोविजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, कि जो बात ऊपर पड़ी उसका एक्सेप्शन। देखिए पहली बात तो एक ही फॉर्मेट दे रखा है, इसलिए प्रोविजो नंबर 2 क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के भी केस में, लॉन्ग टर्म गेन के केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसका इंडेक्सेशन होगा। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं, मैं आपको पहले ही ये बात जो है बता चुका हूं बेटा। इसके अलावा देखिए क्या बोला गया है, प्रोविजो नंबर 3 अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रोविजो है बेटा। प्रोविजो नंबर 3 क्या बोला गया है कि बेटा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सोवरजन गोल्ड बॉन्ड्स। एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सोवरजन गोल्ड बॉन्ड्स, इन दो को छोड़ करके बॉन्ड्स डिबेंचर के केस में कभी भी इंडेक्सेशन नहीं करना, चाहे लॉन्ग टर्म गेन हो रहा हो या शॉर्ट टर्म गेन हो रहा हो। अच्छा, बॉन्ड्स डिबेंचर के केस में लॉन्ग टर्म गेन होगा तो इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं है, इवन टैक्स की रेट भी 10% रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन नंबर 6 क्या बोलता है कि एसटीटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो बेटा अपन पे करते हैं, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते टाइम दिया जाता है। अब ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स खरीदते टाइम जब देते हैं तो ये हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है, और जब बेचते टाइम इसको बेचते हैं तो हमारी सेल प्राइस को कम करता है। तो क्या सर हम इसको खरीदते टाइम ऐड करें और बेचते टाइम लेस करें खर्चे के रूप में? आंसर इज नो। एसटीटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको कैपिटल गेन के अंदर, यही बात प्रोविजो नंबर 6 बोलता है। ये नोट्स सर कहां मिल जाएंगे? ये नोट्स बेटा दो जगह मिलेंगे आपको, या तो सीएमए कार्ट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या ज्ञान सागर क्लासेस की वेबसाइट पर जो है आपको ये नोट्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें हम जान चुके हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट या आप जानते ही होंगे क्योंकि इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्पेशली आगे पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। देखो यहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के इंपॉर्टेंट केसेस है, ये इंप्रूवमेंट के भी डाल दिए मैंने पहले ही। चलो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड पढ़ लो। इंप्रूवमेंट के खर्चे क्या होते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, भाई आपने एसेट में कुछ भी इंप्रूवमेंट कराया, कुछ भी ठीक कराया, वो खर्चा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। देखिए बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा हमने फॉर्मेट में देखा था, लेस होता था वो खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा लेस किया जाएगा बेटा। अब होता क्या है कि बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के खर्चे तो सर रेवेन्यू नेचर भी होते हैं, कैपिटल भी होते हैं, कौन से करें? ओनली कैपिटल नेचर के खर्चे ही लेस करने हैं आपको। बेटा कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कराया था अपने असेट में तो उसको लेस नहीं करना है। रीजन क्या है अभी आगे आ रहा है, बताता हूं बेटा। 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई भी इंप्रूवमेंट कराया था तो उस खर्चे को आपको लेस नहीं करना होगा। और कुछ असेट हैं जिनके केस में कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा आपको लेस नहीं करना है, क्योंकि जनरली इनमें कुछ इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन को चलाने का अधिकार। अब ये अधिकार है, राइट है, इंटेंजिबल चीज है, लेकिन कैपिटल एसेट तो है, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था, तो इस पे जनरली इंप्रूवमेंट होता भी नहीं है, तो इस केस में ऑलवेज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल रहेगी। गुडविल के केस में निल रहेगी, ट्रेडमार्क कॉपीराइट की निल रहेगी, और शेयर्स के केस में भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल ही रहेगी। चलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड।
पहला केस देखिए, यहाँ पर अमेंडमेंट भी हुआ था रिसेंटली। पहला केस क्या बोल रहा है बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने किसी भी असेट को 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, अगर आपने किसी भी असेट को 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ली जाएगी। यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि लैंड एंड बिल्डिंग के केस में एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। वापस से समझो, लैंड एंड बिल्डिंग सबके केस में एफएमवी लेनी होती है 1/4/2001 की, बोला लैंड एंड बिल्डिंग के केस में भी एफएमवी लेनी है, बट एक बात ध्यान रखना, 1/4/2001 की एफएमवी उस लैंड एंड बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा, ये बात बोला गया। ये प्रोविजन ओनली टेंजिबल असेट्स पर लगता है, इंटेंजिबल असेट पर नहीं लगता है। पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल आपने ट्रांसफर करी तो उसके ऊपर ये 1/4/2001 का प्रोविजन नहीं लगेगा। उन केसेस में एक्चुअल ही आपको कॉस्ट लेनी होगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो है कराए हुए हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल थे ये सीएमए के स्टडी मैट के थे जो मैंने करवाए हुए हैं ड्यूरिंग द क्लास। अच्छा, अगला केस है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है बेटा? बोनस शेयर जो ऐसे शेयर जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है, ऐसे शेयर बोनस शेयर होते हैं। तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है बेटा हमेशा। लेकिन अगर कोई बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वही प्रोविजन लग जाएगा, एक्चुअल और एफएमवी विच एवर इज हायर। और ऑलवेज एफएमवी हायर होगी क्योंकि एक्चुअल तो उनकी 0 होती है। तो 1/4/2001 से पहले के बोनस शेयर है तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 ही बेटा लेंगे। नेक्स्ट केस आता है कि राइट शेयर्स के केस में बेटा, क्या राइट शेयर्स के केस में कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी? देखो बेटा, राइट शेयर्स मैंने आपको पहले भी बताए थे। राइट शेयर्स क्या होते हैं? अगर आप किसी कंपनी के पहले से शेयर होल्डर हो तो जब कंपनी फर्दर शेयर इशू करेगी तो पहला राइट आपको देगी शेयर्स को खरीदने का। सपोज आपको राइट मिला, आप रिलायंस के 1000 शेयर लेकर के बैठे थे, रिलायंस फिर से इशू लेकर के आ रही है, आपको ऑप्शन दिया 1:1 का कि तुम फिर से रिलायंस के 1000 शेयर खरीद सकते हो। आपके पास में 2 ऑप्शन है, आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर इस राइट को मना कर सकते हो लेने से, किसी को रिनाउंस कर सकते हो। अगर आपने इस राइट को एक्सरसाइज कर लिया तो कुछ स्पेशल बात नहीं है, जितने में शेयर्स खरीदोगे वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अगर आप इस राइट को रिनाउंस कर देते हो, लेट से किसी को 20,000 में बेच दिया, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20,000 कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाएगी क्योंकि राइट आपको फ्री में मिला था। तो जो राइट शेयर्स का ये राइट होता है ना, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? निल होती है। अच्छा, जो थर्ड पर्सन है जिसने ये राइट खरीदा है उसके हैंड्स में कॉस्ट क्या होगी? एक तो शेयर्स खरीदने के लिए पैसे देगा कंपनी को जाकर और प्लस 20,000 रुपीज और कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। लेट से उसने 1000 शेयर 200 रुपए की रेट पर खरीदे थे तो 2 लाख रुपए तो वो कॉस्ट हो गई उसकी, प्लस 20,000 रुपए और जुड़ जाएगी, टोटल कॉस्ट 2,20,000 हो जाएगी 1000 शेयर की। तो ये थर्ड पर्सन के हैंड्स में कॉस्ट कैसे निकलेगी वो बात थी। इसके बाद में देखिए बेटा एक और केस आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है बेटा कि किसी भी कोई भी चीज अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी बन रही है, तो वो कॉर्पोरेटाइजेशन होता है। एक डीम्यूचुअलाइजेशन भी होता है बट कॉर्पोरेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वही रेलिवेंट है ज्यादा। सपोज पहले कोई मोतीलाल ओसवाल नाम से एक व्यक्ति था, मोतीलाल ओसवाल। अब जब पुरानी बात करें जो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस है, पुराने टाइम पर स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते थे बेटा? AOPBI होते थे। ये पहले से लिस्टेड नहीं थे, कुछ तो अभी रिसेंटली BSE वगैरह तो अभी रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं। तो मान लो आप AOP थे, अब AOP से आप कन्वर्ट हो रहे हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कॉर्पोरेटाइजेशन। अब कॉर्पोरेटाइजेशन के केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा सर? देखो बेटा, पहली बात तो यहां पर AOP में आप कैसे आए भाई? AOP के मेंबर रहे होंगे पहले आप, और मेंबर बनने के लिए आपने क्या भरी होगी? मेंबरशिप फीस भरी होगी। लेट्स से कि मोतीलाल ओसवाल ने 20 करोड़ रुपए की फीस भरी थी मेंबर बनने के लिए, ठीक है। अब लेकिन ये AOP खत्म होकर के ये किस में कन्वर्ट हो गया? कंपनी में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा? जब ये कंपनी में कन्वर्ट होगा तो बेटा मोतीलाल ओसवाल को 2 चीजें मिलेगी। एक चीज तो क्या मिलेगी? मेंबरशिप मिलेगी। अब मेंबरशिप ऐसे तो नहीं मिलती, कंपनी बन गई तो उसके शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। शेयर्स मिल गए, मान लो 1 लाख शेयर्स मिल गए।
दूसरी चीज क्या, एक ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट और होता है बेटा, दो चीजें, एक तो शेयर्स हो गए, एक ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट हो गया। सपोज मोतीलाल ओसवाल ने अब वो शेयर्स को बेच दिया, तो जितने में बेचा हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शेयर्स की कॉस्ट क्या ले, क्योंकि सर मोतीलाल ओसवाल ने तो शेयर्स खरीदे नहीं थे, बेटा उन शेयर्स की कॉस्ट उतनी होगी जितनी मेंबरशिप फीस दी थी, 20 करोड़ रुपए होगी। उन 1 लाख शेयर की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 20 करोड़ रुपए जो है वो ली जाएगी। इसका मीन सर कॉर्पोरेटाइजेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या ली जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या ली जाती है, मेंबरशिप फीस पेड। और सर एक ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट और ट्रांसफर कर दिया 5 लाख में, उसकी कॉस्ट क्या ले, उसकी कॉस्ट निल होती है। शेयर्स की कॉस्ट मेंबरशिप फीस होती है, और दूसरी चीज ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट की कॉस्ट निल होती है बेटा, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट। सेल्फ जनरेटेड असेट क्या होती है बेटा, जनरली जिसको आप खुद जनरेट करते हो उनको बोला जाता है। जैसे बात करें बेटा गुडविल है, ठीक है सर, गुडविल के केस में क्या करेंगे, इसके केस में क्या करेंगे, देखो बेटा आगे काफी सारी सेल्फ जनरेटेड चीजें हैं। अगर इन चीजों को आपने सेल्फ जनरेट किया है तो इनकी कॉस्ट निल लेनी है, लेकिन कहीं से परचेज कराया तो एक्चुअल परचेज कॉस्ट लेनी है। लेट से आपकी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको सेल कर रहे हैं, कॉस्ट क्या लेंगे, निल। अच्छा गुडविल को मैं किसी को सेल कर रहा हूं और मैंने तो कहीं और से परचेज कर रखी थी, तो जितने में परचेज कर रखी थी वही कॉस्ट ली जाएगी उस गुडविल की। तो वो कौन कौन सी एसेट है बेटा, यहां पर देखिए बेटा कौन कौन सी एसेट है। पहला है गुडविल ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब बिजनेस की गुडविल जो है वो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट निल, परचेज है तो एक्चुअल परचेज कॉस्ट। सर नॉट ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की गुडविल पर कैपिटल गेन नहीं लगता है बेटा, क्यों नहीं लगता, देखो पहले तो गुडविल पे ही नहीं लगता था, गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई जिस चीज की कॉस्ट डिटरमाइन नहीं हो सकती उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इस वजह से गुडविल पर कैपिटल गेन नहीं लगा करता था। लेकिन अब देखिए आप इंडेस वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो बिजनेस की गुडविल जो है वैल्यूएशन किया जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल की गुडविल को वैल्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए अभी भी प्रोफेशनल की गुडविल पर कैपिटल गेन नहीं लगता है और वैसे बिजनेस की गुडविल पर ही लगता है। कोई भी ट्रेडमार्क ब्रांड नेम हो, सेल्फ जनरेटेड है, कॉस्ट निल, और परचेज्ड है तो एक्चुअल परचेज। राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल ऑफ थिंग, जिसको पेटेंट और कॉपीराइट बोला जाता है जनरली दूसरे शब्दों में। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन को चलाने का अधिकार है आपके पास, लाइसेंस है तो वो चीज। लूमार्स, लूमार्स क्या होते हैं बेटा, किसी मशीन को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ऑपरेट करने का अधिकार। जैसे जो कस्टम पोर्ट्स होते हैं बेटा, काफी सारे लोग बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कस्टम पोर्ट्स पर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हो फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे उनको ड्यूटी ड्रॉबैक का भी बेनिफिट मिलता है। सपोज आपने कस्टम पोर्ट पर एक जगह ले रखी है, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई प्रोडक्शन के लिए, आपको राइट मिला हुआ है कि तुम 8 घंटे के लिए इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, तो ये जो राइट है ना 8 आवर्स के लिए ऑपरेट करने का, इसी को बोलते हैं बेटा लूमार्स। अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट निल, परचेज्ड है तो एक्चुअल परचेज कॉस्ट। और रूट परमिट, किसी स्पेसिफिक रूट पर जाने का आपको अधिकार है, परमिट है। टीनेंसी राइट, बेटा टीनेंसी राइट क्या होता है कि जब आप किसी असेट में बहुत टाइम तक रह लेते हैं, मतलब आप टीनेंट हो लेकिन फिर भी आपका उस असेट पर मालिकाना हक है, या फिर आप खाली नहीं करना चाहते हो अभी, ठीक है, आपका कुछ ऐसा हक है, क्योंकि लॉ बना हुआ है, जीएसटी में डिटेल में डिस्कस करते हैं अपन सप्लाई के चैप्टर में इसको, तो टीनेंसी राइट की कॉस्ट भी निल ही ली जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इन सारी असेट्स की कॉस्ट में जो कॉस्ट है वो निल ली जाएगी। तो यहां पर बेटा पूरा होता है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का टॉपिक। अब यहां से आगे बेटा स्पेशल केसेस चालू हो जाते हैं, सेक्शंस चालू हो जाते हैं, जिनके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। अलग अलग सेक्शन और अमेंडमेंट भी है, 45 सब सेक्शन 4 में 9B सेक्शन आया, सेक्शन 50B स्लम सेल में भी अमेंडमेंट है, तो अभी उनको देखते हैं बेटा। तो आइए इन्हीं स्पेशल केसेस को अपन शुरू करते हैं। पहला केस जो आ रहा है बेटा वो है सेक्शन 43 सबसेक्शन 4, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय पार्टनर मेंबर टू एओपी बीओआई। सपोज करिए बेटा कोई एक एबीसी फर्म है, डी नाम का एक व्यक्ति इस फर्म में एडमिशन लेना चाहता है, तो अब ये ऐसे तो आएगा नहीं, इसको कैपिटल लानी पड़ेगी। कैपिटल दो फॉर्म में लाई जा सकती है, एक तो ये पैसा ला के दे दे बात खत्म, या फिर कुछ असेट दे दे। सपोज डी के पास में एक बिल्डिंग पड़ी थी,
उसने ये बिल्डिंग फर्म को ट्रांसफर कर दी और देन फर्म ने उसको एंट्री ले ली। फर्म कैसे एंट्री लेगी भाई, फर्म जो है एंट्री करेगी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, उसका अकाउंट क्रेडिट कर देगी। ठीक है, तो अब इस केस में सर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, इस केस में कैपिटल गेन किसको होगा, पहली बात इस केस में कैपिटल गेन डी को हो रहा है जो पार्टनर बनने जा रहा है, क्योंकि जो असेट ट्रांसफर करता है उसी को कैपिटल गेन होता है बेटा। तो अब डी को कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल गेन कैसे होगा। सबसे पहली बात सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी। देखो बेटा दो वैल्यूज आपको जनरली क्वेश्चंस में दिए जाती है, एक फेयर मार्केट वैल्यू और एक वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो बेटा यहाँ पर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी वो ली जाएगी वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्योंकि अल्टीमेटली अगले पार्टनर का अकाउंट तो उतने रुपए से ही क्रेडिट हुआ है ना, और उतना ही बेनिफिट उसको मिला है, तो यहाँ पर ली जाती है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एज फेयर मार्केट वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी एक्चुअल थी वही ली जाती है। इंडेक्सेशन वगैरह भी नॉर्मल टिल द ईयर ऑफ ट्रांसफर ही जो है वो होता है। यही बातें इसके अंदर है, इसमें कोई खास एज सच बातें है नहीं, सिंपल सी चीज है। डिटेल में मैंने आपको क्लास में इसको करवा रखा है सारी चीजों के साथ में। अब बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म एओपी बीआई टू पार्टनर और मेंबर। ये पहले कुछ ऐसा सेक्शन था, ये पूरा चेंज हो गया है बेटा। सेक्शन 9B आ गया है इसकी जगह, और एक सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 तो था ही, वो भी अमेंड हो गया है। देखिए बेटा ये सेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस सेक्शन को पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सेक्शन, और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस सेक्शन के। देखो बेटा यहां पर दो सेक्शंस का रोल जो है आता है मेनली, एक आएगा सेक्शन 9B का और एक आएगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 का। देखो बेटा सेक्शन 9B कब लगेगा, सेक्शन 9B लगेगा जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और उस टाइम पर क्या हो रहा है, उस टाइम पर पार्टनर को फर्म असेट ट्रांसफर कर रही है। या तो डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म खत्म हो रही है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और उस टाइम पर फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर कर रही है। 45 सबसेक्शन 4 कब लगेगा, ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, या तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है आपकी फर्म से तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, कोई एडमिट हो रहा है लेकिन एक एटलीस्ट एक ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा बेटा। अब यहां पर देखो जैसे इस फर्म ने पार्टनर को कैपिटल असेट ट्रांसफर करी, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है बेटा। आपको कैपिटल गेन निकालते टाइम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, एफएमवी ऑफ असेट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट लेनी है आपको, और कॉस्ट क्या लेनी है, जो एक्चुअल थी वही लेनी है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो बेटा, दूसरी तरफ आप देखोगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या करना है सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ये 45 सबसेक्शन 4 ओनली कब लगेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मान लो सर किसी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो 9B और 45 सबसेक्शन 4 दोनों लगेंगे क्या, आंसर इज यस, दोनों लगेंगे बेटा। अब यहां पर देखिए कि ये फर्म एओपीबीआई ने पार्टनर को असेट ट्रांसफर करी, या तो कैपिटल असेट ट्रांसफर करे या कैश ट्रांसफर करे। देखो 9B में ओनली कैपिटल असेट कवर्ड है, और 45 सबसेक्शन 4 में पार्टनर को कैपिटल असेट और कैश मिलते हैं, दोनों चीजें कवर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना 9B ओनली कैपिटल असेट पर टैक्स लगा सकता है, 45 सबसेक्शन 4 आपके कैश प्लस जो एफएमवी ऑफ असेट है। देखो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, एफएमवी ऑफ असेट ट्रांसफर्ड प्लस आपको मनी रिसीव्ड, ये दोनों चीजें लेनी होगी। जो भी एफएमवी एसेट की वो प्लस जो पैसा मिला वो दोनों लेने होंगे, और इसमें से आपको उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेस कर देना है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस टाइम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालना है, एज पर अकाउंटिंग, भाई इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग पार्टनर के जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो आपको यहाँ पर लेस करना होगा। यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए मतलब कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, ए कैसे निकलेगा, बी प्लस सी माइनस डी। ये बी है, ये सी है और ये डी है बेटा। ए कैसे निकलेगा, आपको एफएमवी ऑफ असेट लेनी है, मनी रिसीव्ड लेना है, माइनस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेस कर देना है। और अगर ये ए नेगेटिव आ रहा है, मान लो यहां पर -1 लाख आ गया, तो इसको जीरो कंसीडर करना है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आती है देन कंसीडर इट एज जीरो कंसीडर करना है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं बेटा कि यहां पर किस तरीके से ये चीज सॉल्व की जाएगी।
देखो बेटा, एक फर्म है, एबीसी फर्म है, जिसकी बैलेंस शीट हमारे सामने है। 3 पार्टनर है इस फर्म के अंदर। एक है ए, जिसकी कैपिटल 10 लाख, बी की भी 10 लाख, सी की भी 10 लाख, तीनों की मिला करके 30 लाख की कैपिटल है। इनके पास में बेटा 3 लैंड है, एस, टी और यू। एस की एफएमवी 70 लाख है और वहीं बुक्स में वैल्यू 10 लाख है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो थी ये 10 लाख की थी, ये ध्यान रखना आप बेटा। ये एक्चुअल कॉस्ट है, बुक वैल्यू, और वैसे फेयर मार्केट वैल्यू 70। टी की इतनी और ये भी इतनी, मतलब ये सब एफएमवी और ये सब एक्चुअल कॉस्ट है, दोनों 30। अब हुआ क्या बेटा, ए रिटायर हो रहा है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है एक तरीके से। अब ए रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जब ए रिटायर हो रहा है तो उसको 11 लाख रुपए कैश दिए गए हैं, और ये जो लैंड है ना ऊपर यू, लास्ट वाली लैंड जिसकी एफएमवी 50 लाख है, वो भी दे दी गई है। और इस लैंड की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख थी। ठीक है, तो हुआ क्या है, देखो बेटा 3 पार्टनर थे, एबीसी, तीनों की कैपिटल 10-10 लाख रुपए, 3 लैंड है, एस, टी और यू। यू वाली लैंड जो है, ए रिटायर हो रहा है, उसको दे दी गई है, जिसकी एफएमवी 50 लाख है और बुक्स में वैसे एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख ही थी। और जब ये रिटायर हुआ तो 11 लाख रुपए कैश में दिए गए हैं और लैंड भी दे दी गई है। इस लैंड की इंडेक्स कॉस्ट 15 लाख रुपए थी। कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? पहली बात करता हूं बेटा मैं, सेक्शन 9B के अंदर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। बड़ी सिंपल है। सेक्शन 9B क्या बोलती है, आपको एफएमवी ऑफ असेट लेनी है। असेट की एफएमवी कितनी है, 50 लाख रुपए है बेटा। इंडेक्स कॉस्ट कितनी है, 15 लाख रुपए है। सिंपली 35 लाख का निकल जाएगा। इस पर टैक्स कितना लगता है बेटा, लॉन्ग टर्म हो रहा है तो 20% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आगे भी पढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहां चले बेटा, 45 सबसेक्शन 4 में देखो, एफएमवी 50 लाख प्लस मनी भी रिसीव्ड हुआ है उसको 11 लाख का, तो टोटल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया 61 लाख का। अब हमको इसमें से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेस करना है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट आप यहां पर देखिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो कितना है सर, पार्टनर का सी का कैपिटल अकाउंट कौन, ए का कैपिटल अकाउंट 10 लाख है, तो 10 लाख लेस कर दो बेटा। यस 10 लाख रुपए लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सर 21 लाख लेस करे हुए, ऐसा कैसे? मैंने क्या बोला, रिकॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट निकालना है। अब देखो हुआ क्या बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना, एज पर अकाउंटिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट निकालते हैं। देखो एक्चुअल में चीज गई है 50 लाख में, ठीक है, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग सोचना, चीज कितने की, 50 लाख की चीज है, और एक्चुअल थी कितने की तुम्हारी, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, इंडेक्स कॉस्ट में मत जाओ, 10 की तो थी, बैलेंस शीट में बताया था ना। 50 में चीज जा रही है, थी 10 की, तो एक्चुअल में अकाउंट्स का अगर तुम माइंड लगाओगे तो 40 लाख रुपए कमाए, 40 लाख रुपए कमाए ना तुमने, और उस 40 लाख में से भी 7 लाख रुपए तुम टैक्स के दे दोगे, जो इधर मैंने बताया थे अभी 20%। ठीक है, 7 लाख का टैक्स लग जाएगा। तो एक्चुअल में जो तुमको प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 33 लाख का। 33 लाख का प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को मिलेगा, इवन ए को भी मिलेगा, इस ट्रांजेक्शन पर हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट मिलेगा ए, बी और सी को, तीनों को बराबर मिलेगा, तो 11-11 लाख तीनों के अकाउंट में गए, तीनों के कैपिटल अकाउंट में गए। ए का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी 10 लाख का था, प्लस 11 लाख और चले गए, तो उसका कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 21 लाख रुपए का हो गया। तो यहां पर कैपिटल गेन कितना आएगा, 40 लाख रुपए आएगा। तो 9B के अंदर तो 35 लाख टैक्सेबल होंगे और 45 सबसेक्शन 4 में 40 लाख होंगे। मेन चीज ये है कि ये कैसे आया, 10 लाख का तो था ही, 11 लाख और ऐड ऑन हो गए, कैसे हो गए, एज पर अकाउंटिंग निकालना होगा। 50 में चीज गई, एक्चुअल में 10 की थी, वो कॉस्ट तो 10 ही थी, ठीक है, तो 40 कमाए, उस 40 कमाए उसमें से भी 7 लाख का तो टैक्स दे देना है, तो बचे कितने, 33 लाख। 33 लाख तीनों में बांट दिए, 11-11 लाख, तो ए को मिले 11 लाख, वो और जोड़ दिए, 10 + 11 21 लाख हो गया। बचा हुआ कैपिटल गेन जो है टैक्सेबल हो जाएगा। ये था बेटा सेक्शन 9B और 45 सबसेक्शन 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस बेटा लग रहे हैं मुझे, तो इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मान करके चलेंगे बेटा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। 45 सबसेक्शन 4 पूरा कर चुके हैं, आइए आगे बढ़ेंगे।
चलिए 45 सबसेक्शन 4 पूरा हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अगला अपना टॉपिक है इन्हीं स्पेशल केसेस में एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। सर एक्सेप्शन कैसे? देखो बेटा 45 सबसेक्शन 1 के एक्सेप्शन में इसलिए कह रहा हूं, यहां कुछ ऐसे सेक्शन है। देखो 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलता था, एक बार फिर से बताता हूं। कैपिटल असेट का ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन लगेगा, टैक्सेबल होगा कौन से साल में? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। भाई जिस साल में भी ट्रांसफर हुआ है उसी साल में आपको कैपिटल गेन देना होगा, ये बात अपन ने पढ़ी थी। कुछ केसेस ऐसे हैं बेटा कि जिनमें जिस साल में ट्रांसफर हुआ उस साल में कैपिटल गेन का टैक्स नहीं भरना, बल्कि जब पैसा रिसीव्ड होगा तब भरना है। मतलब यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे आने वाले हैं जिनमें होता क्या है बेटा, उन केसेस में होता ये कि पैसा जो है ना वो जब ट्रांसफर हुआ तभी नहीं मिलता है, एक्चुअल में बाद में जाकर के मिलता है, तो फिर उन केसेस में टैक्सेबल भी बाद में ही होता है। यहाँ पर देखिए बेटा, एक आता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड आएगा यहाँ पर। इसके अलावा आता है बेटा अगला सेक्शन 45(5) कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, और 5A आता है बेटा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला केस। आइए बेटा इन सारे सेक्शंस को पढ़ते हैं। इनकी खास बात क्या है कि इनमें पैसा जनरली ट्रांसफर के टाइम पर नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, तो इसीलिए ट्रांसफर वाले ईयर में जनरली ये टैक्सेबल नहीं होंगे, बल्कि किसी और ईयर में जाके टैक्सेबल होंगे। बस इतना सा ही फर्क है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह सेम है। इंडेक्सेशन भी ट्रांसफर वाले साल तक का ही होगा, बस टैक्स हम कब भरेंगे? जब हमारे हाथ में पैसा आ जाएगा। अच्छा 45 सबसेक्शन 1 क्या है बेटा? कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के केस में कैपिटल गेन, इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? जब आपकी असेट डेस्ट्रॉय हो जाती है तब। तो बेटा अगर आपकी असेट डेस्ट्रॉय हो गई है कुछ स्पेसिफाइड कारणों की वजह से, जो कि हम जानने वाले हैं, और आपको क्लेम भी रिसीव्ड हो रहा है, तो यहां पर कैपिटल गेन हेड में 45(1)(a) में टैक्स लगेगा। डेस्ट्रॉय होने का कारण जो यहां स्पेसिफाइड है वही होना चाहिए। दूसरी बात, आपको क्लेम भी मिलना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी बात नहीं हो रही है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड रीजन होना चाहिए और क्लेम भी रिसीव्ड होना चाहिए। स्पेसिफाइड रीजन क्या है? अगर आपकी असेट डेस्ट्रॉय हो रही है ड्यू टू फ्लड, टाइफून, हरिकेन, अर्थक्वेक, एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, सबसे पहली बात तो रियोट दंगे हो गए हैं, सिविल डिस्टर्बेंस हो गया है, वॉर हो गया है, कॉम्बेटिंग एन एनिमी इनटू वॉर के वॉर का जवाब देने के बदले में असेट डेस्ट्रॉय हो गई है, इस वजह से असेट डेस्ट्रॉय हुई है, या फायर एक्सप्लोजन हो गया है, इन कारणों की वजह से आपकी असेट डेस्ट्रॉय हुई है और आपको क्लेम भी मिल गया है, तो 45(1)(a) के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगेगा। अगर कारण इनके अलावा कोई है तो नहीं लगेगा। सिंपल सी बात ये। सर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है? जितना क्लेम मिला है वो लेनी है। लेकिन कई बार इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, पैसा ना देके असेट भी दे देती है, तो फिर अगर आपको कोई असेट भी मिली है तो उस असेट की एफएमवी लेनी होगी आपको। कैश रिसीव्ड प्लस एफएमवी ऑफ असेट रिसीव्ड दोनों को टोटल करके आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा, और दोनों में से एक ही चीज मिली है तो वो एक चीज ही आएगी। माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो एक्चुअल कॉस्ट थी वही लेस होगा। सर मान लीजिए असेट डेस्ट्रॉय तो 2020 में हुई थी, क्लेम 2023 में मिला, इंडेक्सेशन कब तक का करें? 2020 तक का, मतलब टिल द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन उस साल का इंडेक्स नंबर ऊपर आएगा, एक्वायर वाले का नीचे आएगा। हालांकि टैक्स कब भरना होगा? 23 में, जब जाकर के तुमको क्लेम या पैसा मिला। ये बात 45 सबसेक्शन 1A जो है वो बोलता है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए बेटा आपके पास में कोई ज्वेलरी थी, अब आपने क्या करा, आपने सोचा यार कोई ज्वेलरी की शॉप खोल लेते हैं, तो जो ज्वेलरी आपके घर में पड़ी थी उस ज्वेलरी को ला करके आपने बिजनेस में लगा दिया, तो जो असेट पहले आपकी कैपिटल असेट थी अब वो स्टॉक बन गई है। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड अगर आप करते हैं तो 45 सबसेक्शन 2 के अंदर जो है वो इनकम टैक्सेबल होती है। सर कैसे टैक्सेबल होगी? देखो यहाँ पर दो हेड आएंगे, जब कन्वर्ट करोगे तो कैपिटल गेन हेड, और जब सेल करोगे तो पीजीबीपी हेड आएगा बेटा। तो अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सर जब कन्वर्ट करी तब क्या होगा। देखिए जब कन्वर्ट करी तो कैपिटल गेन हेड में टैक्स निकलेगा कैसे?
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन असेट को कन्वर्ट करा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। माइनस करनी होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो एक्चुअल थी वही लेनी है, लॉन्ग टर्म हो रहा है तो इंडेक्सेशन कर देना। अब बात करते हैं सर बिजनेस के लिए क्या होगा। देखो बिजनेस ने उस असेट को जितने में सेल करा वो सेल वैल्यू लेनी होगी, माइनस करनी होगी कॉस्ट। कॉस्ट क्या लेंगे, जो इधर एफएमवी थी ना वही बिजनेस के लिए कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। माइनस अगर कोई फर्दर खर्चे करें, इंप्रूवमेंट कराया, पॉलिशिंग कराई, ऐसे कोई भी खर्चा बिजनेस के अंदर किया गया हो तो वो भी लेस कर दिया जाएगा, तो पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। सर पूरी ज्वेलरी ने मिलके प्रोपोर्शनेटली बिकी है तो सारे खर्चे भी प्रोपोर्शनेटली ही लिए जाएंगे। ये है बेटा सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 की बातें। और बेटा ये जो सेक्शन है वो 1 अप्रैल 1984 या उसके बाद में होने वाले ट्रांसफर्स पे ही लगता है, उससे पहले अगर कोई ट्रांसफर हुआ है तो उसके ऊपर नहीं लगता है। इसके बाद में बेटा देखो एक सेक्शन है 45 सबसेक्शन 5, जो कि यहाँ पर आपको दूसरे ओरिएंटेशन में दिख रहा है, मैं आपको आराम से समझा देता हूँ इसमें क्या बात है। 45 सबसेक्शन 5 है बेटा कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट का केस, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट का केस। तो ध्यान से सुनिए, हुआ क्या बेटा, मान लीजिए आपके पास में कोई कैपिटल असेट थी। अब हुआ क्या कि वो कैपिटल असेट, जैसे मान लो आपका घर था, अब आपके घर के वहीं से ही कोई रोड बन रही थी तो गवर्नमेंट ने उस घर को क्या कर लिया, कंपलसरीली एक्वायर कर लिया, तो इसको बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। बदले में आपको क्या मिलेगा बेटा, कंपनसेशन मिलेगा, गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी अब आपको। तो कैपिटल गेन कैसे लगेगा, जितना कंपनसेशन मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, माइनस जितने में आपने खरीदी थी वो कॉस्ट, और कैपिटल गेन आ जाएगा। कई बार क्या होता है बेटा कि सरकार आपको टाइम पर कंपनसेशन नहीं देती है तो असेसी कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा तो उसके कुछ लीगल खर्चे होंगे, और केस लड़ा मान लीजिए असेसी ने, और केस लड़ा असेसी ने तो उसको पहले जो मान लीजिए 20 लाख का कंपनसेशन था, सरकार ने बोला 5 लाख का और दिया जाए। अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन का तो इसको बोलते हैं एनहांस्ड कंपनसेशन बेटा। ये एनहांस कंपनसेशन भी कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगा। इसमें से ओनली एक ही खर्चा लेस होगा, वो है लीगल एक्सपेंसेस। सर एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट लेस नहीं होंगे, नहीं होंगे बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लेस कर चुके हो जब ओरिजिनल कंपनसेशन मिला था तब। तो इसमें से ओनली एंड ओनली आपको क्या लेस करना होगा, लीगल एक्सपेंस, लिटिगेशन एक्सपेंस लेस करने होंगे। सर फिर इसका नेचर क्या माने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो ओरिजिनल वाले का नेचर था वही इसका नेचर होगा बेटा। इसके अलावा कई बार कोर्ट जो है इसके साथ में इंटरेस्ट भी देता है कि तुमने कंपनसेशन देने में देरी कर दी तो इंटरेस्ट भी दो। तो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन जो मिलता है बेटा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। सिंपल तरीका होता है उसको टैक्सेबल करने का, जितना मिला है वो लो, माइनस उसमें से 50% का डिडक्शन दे दो, दैट्स इट, इतना ही होता है, आगे कुछ भी नहीं होता है। अब इसके ऊपर टैक्स कब देना होगा बेटा, जब कंपनसेशन रिसीव्ड होगा तब देना होगा, लेकिन इंडेक्सेशन कब तक करना होगा, ट्रांसफर वाले साल तक का, कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल तक का करना होगा। चलिए इसके बाद बेटा अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। देखो बेटा हुआ क्या, जैसे मान लो ये एक मिस्टर राम नामक व्यक्ति है, इनके पास में ये लैंड है, एक बिल्डर को ये लैंड पसंद आ गई, बिल्डर बोला कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। बिल्डर ने ये जो जमीन है वो 10 करोड़ रुपए में खरीदी थी, ठीक है, 10 करोड़ रुपए में ये राम ने खरीदी थी, मतलब राम ने ये 10 करोड़ रुपए में जो है वो जमीन खरीदी थी। अब बिल्डर इस राम के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि इस लैंड को खरीदना चाहता हूँ। अगर लैंड बेच देता है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन राम ने क्या बोला, मैं इसको बेचना नहीं चाहता भाई। तो क्या बोला, फील्ड बिल्डर ने एक प्रपोजल दिया कि काम करते हैं, हम इस लैंड पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट में आपका हिस्सा 50% होगा और साथ साथ में हम आपको 51 लाख रुपए भी दे रहे हैं। राम को ये प्रपोजल पसंद आता है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो राम को अभी इमीडिएटली 51 लाख रुपए मिल गए। क्या इस पर टैक्स लगेगा? अभी कुछ भी नहीं होगा बेटा, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है सर। बाकी सर अब होगा क्या इसमें, अब प्रोजेक्ट का काम चलेगा, प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा, जब आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। किसके हैंड्स में? राम के हैंड में टैक्सेबल होगा। सर कैसे टैक्सेबल होगा? देखो वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी होगी, कैश कंसिडरेशन 51 लाख जो मिला वो, प्लस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दी
शेयर रिसीव्ड इन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जो भी हिस्सा आपको मिल रहा है जैसे 50% हिस्सा, उसकी क्या लेनी होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी होगी। तो कैश कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का टोटल कर देंगे बेटा। कॉस्ट क्या लोगे बेटा, जितनी लैंड राम के पास से बिल्डर को गई है, मान लो राम ने 40% लैंड बिल्डर को दी तो 40% कॉस्ट, 30 दी तो 30 और 50 दी तो 50। जैसे राम की टोटल 10 करोड़ की जमीन थी, उसमें से 50% हिस्सा बिल्डर को दिया है तो 50% हिस्से की कॉस्ट 5 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। इंडेक्सेशन कौन से साल तक का किया जाएगा, जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है उस साल तक का किया जाएगा। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही, इससे पहले ही एसएसी क्या कर देता है, अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर देता है बेटा, तो उस केस में जब ट्रांसफर करेगा तभी कैपिटल गेन लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात बोलता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, यहां पर भी हुआ है अमेंडमेंट। सेक्शन 50B पर आ रहा हूं मैं अब। कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है बेटा, जब कोई पूरा का पूरा बिजनेस या बिजनेस का एक डिवीजन ट्रांसफर हो जाता है विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू द इंडिविजुअल असेट। पूरा का पूरा बिजनेस या बिजनेस का एक डिवीजन ट्रांसफर हो गया है लेकिन इंडिविजुअली एक एक असेट को वैल्यू नहीं किया गया है, इसको स्लम सेल बोला जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अब स्लम सेल के केस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करोगे, वो बिजनेस या डिवीजन कितना पुराना था इस बात से। अगर बिजनेस 36 महीने से ज्यादा पुराना था तो लॉन्ग टर्म, कम पुराना था तो शॉर्ट टर्म गेन होगा। ध्यान रखिए बेटा, स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या निकालनी होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक स्पेसिफाइड मैनर है, रूल 11 यूए में बताया गया है, यूईए में, तो वैसा का वैसा निकालना है। अभी बता रहा हूं क्या है वो। तो जैसा एज पर रूल निकाली गई है वो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है। कॉस्ट क्या लेनी है, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नेट वर्थ लेनी है। नेट वर्थ निकालोगे जब आपको टोटल असेट लेनी होगी माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज करनी होगी बेटा। अब होता क्या है बेटा, करंट लाइबिलिटीज करनी होगी। अब जब आप टोटल असेट लेते हो तो बेटा एक चीज होती है, जब आप टोटल असेट लेते हो तो उसमें डेप्रिशिएबल असेट भी होती है, नॉन डेप्रिशिएबल असेट भी होती है। तो डेप्रिशिएबल असेट के केस में आपको डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स लेनी है, ध्यान रखना। ना बुक वैल्यू ना एफएमवी, कौन सी वैल्यू लेनी है, डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स वाली वैल्यू लेनी है टोटल असेट निकालते टाइम पर। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। सर किसी असेट का रिवैल्यूएशन किया गया है, तो अगर किसी असेट का रिवैल्यूएशन किया गया है बेटा तो रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर देना है, कोई भी लेना देना नहीं है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट नॉट परमिटेड। और ध्यान रखना कॉस्ट क्या ली जाएगी, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नेटवर्थ ली जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। और बाकी ये असेट नेटवर्थ कैसे निकालनी है आप जानते ही होंगे बेटा। और असेट के केस में डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स आपको लेनी है डेप्रिशिएबल असेट के केस में। अब मैं यहाँ पर बेटा डिस्कस करता हूँ कि सर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमको कैसे निकालनी है इस बारे में बात करते हैं। यस बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर लेना है। मतलब दोनों में से हायर जो होगा ना वो आपकी क्या बनेगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोला गया, FMV1 और FMV2 इनमें से जो भी हायर होगा वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी फॉर द पर्पज ऑफ स्लम सेल। FMV1 के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, देखो फटाफट से देखो बेटा, FMV1 क्या बोलता है, बड़ा ही आसान सा है।
इसका क्वेश्चन आने के भी पूरे चांस है। देखो आपको सबसे पहले क्या लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट्स और ट्रांसफर्ड विच शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। एफएमवी कैसे निकालनी है, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल करके, ए बी सी डी माइनस एल करके आपको निकालनी है। ए का मतलब क्या है भाई, ए का मतलब है बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट अदर देन बी सी डी एज रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग अमाउंट। मतलब बी सी और डी को छोड़ करके, देखो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट की साइड में जो भी असेट है उनकी क्या लेनी है, उनकी बुक वैल्यू लेनी है। बी सी डी को छोड़कर, बी सी डी में क्या है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बुलियन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। जो ये अदर सोर्सेज के अंदर आती है, आपने देखा हो तो मूवेबल असेट की डेफ, इन सारी असेट को छोड़ करके बाकी जितने, और इमूवेबल असेट, इन सबको छोड़ करके जो भी असेट है उसकी क्या ले लेनी है आपको, बुक वैल्यू। जैसे स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू ले ली, इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू ले ली, तो जो भी असेट इनको छोड़ करके उनकी बुक वैल्यू ले लेनी है, और उन बुक वैल्यू में से आपको ये चीजें हटा देनी है। इनकम टैक्स जो आपने पे कर दिया है, इनकम टैक्स पेड लेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड क्लेम, मतलब नेट जो इनकम टैक्स पे करा है वो। एनी अमाउंट शोन एज असेट इंक्लूडिंग अनअमोर्टाइज अमाउंट और डेफर्ड विच डज नॉट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी, और अनअमोर्टाइज अमाउंट वगैरह पड़ा है फिक्टिशियस वगैरह, वो भी हटा देना है आपको। बी क्या बोलता है, बी के अकॉर्डिंग आपको क्या लेनी है, सबसे पहले तो आपने उन असेट्स की बुक वैल्यू लेनी। बी क्या बोलता है, प्राइस विच ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क वुड फैच, ज्वेलरी और वर्क ऑफ आर्ट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेनी, मतलब मार्केट में सेल करोगे तो कितने रुपए मिलेंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू ले लेनी है। 11 यूए इतना डिटेल में नहीं आएगा, आपको निकाल के देगा, तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट डी का अकॉर्डिंग क्या है, डी के अकॉर्डिंग आपको क्या लेनी है, वैल्यू अडॉप्टेड असेसेबल बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल, और जो भी इमूवेबल असेट है उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेनी है। इसमें से लेस कर देनी है सारी लाइबिलिटी की बुक वैल्यू, लेकिन कुछ लाइबिलिटीज है जिनकी बुक वैल्यू लेस नहीं करनी है, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल हो गई, इसकी बुक वैल्यू आपको लेस नहीं करनी है। ठीक है, और भी कुछ लाइबिलिटीज होती है जिनकी बुक वैल्यू अपन को लेस नहीं करनी होती है। लेट्स से डिविडेंड है आपका, डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर रखा है, पेमेंट नहीं करा है, तो उसकी लाइबिलिटीज भी आपको लेस नहीं करनी होगी। तो इसके बाद में जो वैल्यू निकल करके आएगी उस वैल्यू को हम FMV1 बोलेंगे। तो देखो इसमें क्या कहा गया, इसको ध्यान से समझिए बेटा, ABCD माइनस L करना है आपको। देखिए बेटा, तो एक बार वापस से बताता हूँ आपको क्या करना है, ABCD माइनस L करना है। ए का मतलब क्या है कि जो भी बैलेंस शीट में असेट है उन सबकी क्या ले लो, बुक वैल्यू ले लो, लेकिन कुछ असेट को छोड़ के, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बुलियन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इन असेट को छोड़ करके बाकी सभी असेट की क्या ले लो तुम, बुक वैल्यू ले लो। ठीक है, उसमें से तुम जब ये असेट लो बुक वैल्यू, तो इसमें से देख लेना इनकम टैक्स पे अगर आपने उन असेट पर कराया तो उसको हटा दो, और कोई अमोर्टाइजेशन वगैरह आपको किया हुआ फिक्टिशियस असेट पड़ी हो तो उसको भी हटा दो। ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क को अगर आप ओपन मार्केट में अभी सेल करते हो तो कितने रुपए मिलेंगे वो लेनी है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में आपको उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है 11 यूए सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग निकाली हुई, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या लेनी है, उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसमें से लेस कर देनी है लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू, बट इन लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लेस नहीं करनी है। पहली लाइबिलिटी जो आपकी बोली गई है वो क्या बोली गई है, पेड अप शेयर कैपिटल, इसकी आपको बुक वैल्यू लेस नहीं करनी है। रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह है तो वो उसकी भी लेस नहीं करनी है। ये कुछ प्रिंट होने से रह गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डिविडेंड है आपका, तो डिविडेंड जो कि आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है वो वाला डिविडेंड भी जो है आपको यहाँ पर लेस नहीं करना है। इसके अलावा आपने कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना रखा है तो वो भी लेस नहीं करना है। अनअसर्टेन लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए प्रोविजंस वगैरह कुछ ऐसा है तो वो भी आपको लेस नहीं करना है। तो इन सब के बाद में जो आपको वैल्यू मिलती है वो FMV1 होगी। और FMV2 क्या होगी बेटा, FMV2 क्या होती है, जो पैसा आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपको मिलने वाला था, वो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको मिल रहा है वो लेनी होगी। अब होता क्या है बेटा कि जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिलता है तो पैसे के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ मिलती है, किसी कंपनी के शेयर्स मिल गए और कोई अदर असेट मिल गई, तो वो चीज़ें भी मिल जाती है। तो FMV1 तो इस तरीके से निकाल लो
FMV2 क्या बोला, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तुमको मिलने वाला है, मिला है या मिलने वाला है, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसकी भी FMV ले लो। ये स्पेसिफाइड FMV ले लो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की भी FMV ले लो, फिर दोनों FMV में से जो हायर आए वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। तो यहां पर क्या बोला गया कि तुमको कैसे निकालनी, EFG प्लस H। ई का मतलब क्या है, मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, जो भी मॉनेटरी कैश में पैसा मिल रहा है वो ले लो। एफ क्या बोला, FMV ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, कौन सी, ये जो असेट होती है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्क, मतलब ऐसी चीजें तुमको मिल रही है, ट्रांसफर नहीं, कोई दे रहा है तुमको, अगर दे रहा है तो इनकी भी क्या ले लो, FMV ले लो भाई। ठीक है सर। इसके अलावा क्या बोला कि अगर तुमको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या ले लो तुम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है। और बाकी जो कोई असेट मिली है जैसे मशीनरी, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन वगैरह, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है रही। और अगर बाकी कोई चीज मिली है तो उसको मार्केट में सेल करने पे कितना मिलेगा, देखो वापस से सुनो, EFG प्लस H। ई का मतलब क्या है कि जो भी असेट, जो भी मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है वो ले लो। एफ का मतलब क्या है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बुलियन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इन सब असेट की क्या ले लो तुम, फेयर मार्केट वैल्यू। इसके अलावा भी कोई फर्नीचर, प्लांट, ऐसी कोई चीज मिल रही है उनकी क्या ले लो कि मार्केट में सेल करने पर कितना पैसा मिलेगा। और कोई इमूवेबल असेट मिल रही है तुमको तो फिर क्या ले लो, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो। ये सारी वैल्यूज को जोड़ दो तो तुम्हारी FMV2 निकल जाएगी। फिर FMV1 और FMV2 में से जो भी हायर हो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 50B। ये बात बोली गई है बेटा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और थोड़ी सी टेक्निकल बात है, तो इसको जरूर से आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ये रखता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है बेटा सेक्शन 50C, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। देखिए बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अगर ट्रांसफर करते हैं तो सिंपल सी बात है कि सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने में करा वही लेना है। लेकिन यहाँ पर एक 50C सेक्शन भी लगता है जो कि क्या बोलता है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है, उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है। लेकिन जो असेसी डिक्लेयर कर रहा है उसमें और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में दोनों के बीच में डिफरेंस 10% तक का है, टॉलरेंस बैंड है 10% तक का। 10% किसका, एक्चुअल कंसिडरेशन का, जो असेसी डिक्लेयर कर रहा है। उस पहले ये 5 हुआ करता था जो अब 10 हो गया। अगर इतना है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर अगर 10% के टॉलरेंस बैंड में हो तो जो असेसी डिक्लेयर कर रहा है वही ले लेना है। सपोज असेसी डिक्लेयर कर रहा है 10 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 11 लाख, ठीक है, लेट से 10,50,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 10 लाख वो बता रहा है, 10,50 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एज पर रूल तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी चाहिए अगर असेसी कम बता रहा है तो। लेकिन 10 लाख का 10% करोगे तो 1 लाख आता है। दोनों के बीच में गैप देखो ओनली 50,000 का है, तो असेसी जो बोल रहा है वही मान लेंगे। बट गैप 10% को क्रॉस कर जाता है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही लेना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है। अगर असेसिंग ऑफिसर और असेसी में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी वैल्यू निकाल के बताएगा। सपोज वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाल के बताई वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ऊपर निकाल के बता दी। अब क्या करोगे भाई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ऊपर निकाल के बता दी। असेसी खुद दौड़ा दौड़ा जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर भाई तुम ही सही थे, तुम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोल रहे थे कि ये लूंगा, एक काम करो तुम वही ले लो। अच्छा, जो वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकाल के बताता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम निकाल के बताता है। असेसी दौड़ता दौड़ता जाएगा, देखा मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतनी वैल्यू नहीं है। तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा भाई, उस केस के अंदर जो वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाली वो ले लेंगे। सर वैल्यूएशन ऑफिसर तो एक्चुअल जो असेसी बता रहा है उससे भी कम निकाल देता है, हो सकता है वो नशे में होगा, तो वो वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है। जो एक्चुअल बता रहा है असेसी फिर वही ले लेनी है, क्योंकि इससे नीचे तो वैसे भी नहीं जाएंगे। तो अगर वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा डिटरमाइन की गई है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बट एक्चुअल जो असेसी बता रहा है उससे ज्यादा, तो जो डिटरमाइन की गई है वही ले लेंगे। जो असेसी बता रहा है उससे भी कम बता दी उसने तो फिर जो एक्चुअल कंसिडरेशन असेसी बता रहा है वो ले लेंगे बेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 50CA, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ अनक्योटेड शेयर्स। अनक्योटेड शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है तो एफएमवी ली जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अनक्योटेड शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है बट वो एक्टिवली ट्रेड नहीं होते, क्योटेशंस नहीं होती उनकी, उन्हें अनक्योटेड शेयर्स बोला जाता है। तो इनके केस में एफएमवी हमको लेनी होती है, छोटी सी बात है। अगर किसी 50D क्या बोलता है कि अगर किसी असेट के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं निकल पा रहा है, जैसे एक्सचेंज हुआ, एक बिल्डिंग के बदले में दूसरे ने बिल्डिंग दे दी, अब इसका कोई केस भी हमने नहीं पढ़ा है तो क्या करें? अगर ऐसा केस होता है तो आपको जो भी असेट मिल रही है उसकी एफएमवी आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी। जो असेट आपको मिल रही है उसकी एफएमवी आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, कैपिटल गेन इन केस ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड, मान लो किसी व्यक्ति को कोई घर खरीदना था, ठीक है, एक घर के बाहर शर्मा जी ने बोर्ड लगा रखा था फॉर सेल 30 लाख रुपए। रामू वहां से जा रहा था, रामू को बोला यार ये 30 लाख में घर दे रहे हैं, मेरे को ले लेना चाहिए। रामू ने 1 लाख रुपए एडवांस दे दी और बोला बाकी के पैसे 1 महीने में दे दूंगा। रामू वहां से चला गया, रामू 1 महीने तक नहीं आया और उसने पैसे वो देने में वो असमर्थ था, वो दे नहीं पाएगा। शर्मा जी ने वो 1 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए क्योंकि इतने दिन तक रुके थे। क्या ट्रीटमेंट होगा? ये 1 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। लेकिन यही फॉरफिचर अगर 1/4/2014 से पहले किया गया है तो पहले क्या होता था कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस होता था, तो उससे पहले का है तो कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। इसको अमेंड क्यों किया गया बेटा? क्योंकि अगर इसको कॉस्ट में से लेस करते थे ना तो एसएससी को एक्चुअल में 1 लाख का नुकसान नहीं, उस पर्टिकुलर अमाउंट पर इंडेक्सेशन भी लूज कर देता था, वो इंडेक्सेशन भी नहीं कर पाता था तो लॉस कई ज्यादा होता था। जैसे कॉस्ट में से मान लो 1 लाख लेस करे तो उसको 1 लाख का नहीं ज्यादा का नुकसान हो रहा होता था क्योंकि वो उस पर इंडेक्सेशन भी लॉस कर रहा होता था। तो इसलिए इसको अमेंड कर दिया बेटा और यहां पर अमेंड करके ये बात बोली। तो अगर फॉरफिट किया गया है 1/4/2014 से पहले का तो कॉस्ट में से डिक्लेयर करो, और अभी करंटली है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। यहां पर बेटा सेक्शन है 45(2)(a जो कि बोलता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज या लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या करना चाहिए। देखो बेटा, लिस्टेड सिक्योरिटीज, किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारे शेयर लिए उसने ऐसे अलग अलग डेट को, अब उसने क्या कर दिए वो शेयर्स और सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दिए, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? जितने में ट्रांसफर कराओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में खरीदी थी वो कॉस्ट। सर उसमें तो बहुत सारे शेयर शामिल है तो क्या करें? बेटा फीफो मेथड लगाओगे, जो पहले आया था वही पहले बिका हुआ माना जाएगा। मान लो इसने 500 शेयर बिके तो 500 कौन से बिकेंगे? ये जो पहले आए थे वो बिके हुए माने जाएंगे। अब मान लो बेटा कुछ शेयर को बेचने पर तो लॉन्ग टर्म, कुछ को शॉर्ट टर्म हो रहा है तो सेपरेट कैलकुलेशन होगी, लॉन्ग टर्म के लिए अलग, शॉर्ट टर्म के लिए अलग। अगर इसमें बोनस शेयर होंगे तो उनकी कॉस्ट नील लेनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं, तो आगे जो रेलिवेंट सेक्शन है मैं उसी की तरफ चलूंगा बेटा। ये देखिए अगला सेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट बाय अ कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अब जो टॉपिक में अपन एंटर हो रहे हैं उस टॉपिक का नेम है व्हाट इज नॉट ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर 46 सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पर, कोई भी कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पर अगर कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा। मान लो एक कंपनी ने मिस्टर ए को जो है कोई कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट करी लिक्विडेशन के टाइम पर, तो कंपनी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन शेयर होल्डर के हैंड में जरूर से कैपिटल गेन लगेगा। सर कैसे लगेगा, कैसे निकाला जाएगा? देखिए जो भी असेट उसको मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी, माइनस करना होगा इसमें से डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। क्यों? क्योंकि 222C क्या बोलता है बेटा, अदर सोर्सेज के अंदर ये सेक्शन आता है, वो ये बोलता है कि लिक्विडेशन के टाइम पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस शेयर होल्डर का रिजर्व एंड सरप्लस में जितना हिस्सा बनता है ना उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। देखो वापस से समझो मेरी बात को, मान लीजिए एक कंपनी है जिसने शर्मा जी को 1 लाख रुपए की असेट दी है एफएमवी, ठीक है। अब शर्मा जी की उस कंपनी में 5% की होल्डिंग थी, उस कंपनी के टोटल मिलाकर के जो है वो 10 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस है। तो शर्मा जी के लिए सबसे पहली बात तो एफएमवी ऑफ असेट लेनी है 1 लाख रुपए, माइनस करना है डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? जितना शर्मा जी के उस कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा बनता है। 10 लाख की टोटल है, 5% शर्मा जी का हिस्सा है, 10 लाख का 5% करेंगे तो 50,000 रुपए आता है। तो उस 1 लाख में से 50,000 रुपए डीम डिविडेंड के लेस हो जाएंगे, बाकी जो 50 बचे दैट विल बिकम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, और उसमें से लेस होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर शेयर होल्डर ने
उन्होंने तो वो असेट खरीदी नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लाएंगे बेटा? जो शेयर्स थे ना उन्हीं के बदले में ये असेट मिली उसको, तो जो शेयर्स की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। वहीं यहाँ पर एक और चीज और होती है, कई बार कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी पहले इन असेट को शेयर होल्डर को ना देके पहले मार्केट में सेल करती है। मान लीजिए अगर कंपनी क्या करती है, असेट को मार्केट में जाकर सेल करती है, तो सेल करने पर जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट पर नहीं लगेगा, लेकिन असेट को बेच रही है कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पर, तो पहली बात कंपनी को कैपिटल गेन देना पड़ेगा। देन जो कंपनी के हाथ में पैसा आया, कंपनी ये पैसा शेयर होल्डर को देगी, इसके ऊपर कंपनी को वैसे डीडीटी भी काटना होता है, जो कि अभी तो नहीं है इनफोर्स, तो उस पर बात ही नहीं करेंगे। अब चलिए, शेयर होल्डर के पास पैसा आ गया, कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है, जो पैसा मिला वो लेना है, उसमें से डीम डिविडेंड हटा देना है, सेम जैसा उधर था, बाकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और उसमें से कॉस्ट लेस कर देनी है। ये वाला प्रोविजन, ये जो पूरी बात है, ये ओनली इक्विटी शेयर पर लगेगी। प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मली निकल जाएगा। ये बात बेटा सेक्शन 46 में बोली गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं सेक्शन 47 के अंदर। सेक्शन 47 भी व्हाट इज नॉट ट्रांसफर का, ये किस किस चीज को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो क्या बोला गया है, ये पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एट द टाइम ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर किसी एचयूएफ का बंटवारा हो रहा है, इस बंटवारा होने की वजह से कोई कैपिटल एसेट बट रही है, मान लो एक बिल्डिंग थी, 4 लोग थे, चारों लोगों में हिस्से बट गए, तो इस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये बात यहां पर बोली गई है। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट के रूप में असेट ट्रांसफर कर रहे हो। लेट्स से हम गिफ्ट का केस लेते हैं, ठीक है। गिफ्ट, यहां पर मान लीजिए मिस्टर ए किसी असेट के ओनर है, उन्होंने अपने सन को कोई असेट गिफ्ट कर दी उनके बर्थडे पर मिस्टर बी को। मिस्टर बी को असेट गिफ्ट करी 14 के अंदर, मिस्टर बी ने ये असेट जो है सेल कर दी। कैपिटल गेन कब लगेगा बेटा? जब गिफ्ट हो रहा है ना, गिफ्ट को तो ट्रांसफर मानते ही नहीं है, तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। लेकिन जब मिस्टर ए का बेटा उस असेट को सेल करेगा तो जरूर से कैपिटल गेन लगेगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी? जितने में सेल करा वो सेल वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है बेटा ली जाएगी, ठीक है सर। अब उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? जितने में प्रीवियस ओनर ने एक्वायर करा था ना, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है। इंडेक्सेशन कैसे किया जाएगा बेटा? ऊपर कौन से साल का इंडेक्स नंबर लोगे? जिस ईयर में ट्रांसफर करा उस साल का। नीचे कौन सा लोगे? यहाँ पर बेटा अलग अलग थ्योरीज चलती है। जैसे आप आपके स्टडी मैट देखोगे तो वहां 2 है, बोला एक तो एक्ट वाला देखे और एक मंजुला जे शाह का केस हुआ है। एज पर मंजुला जे शाह का केस तो प्रीवियस ओनर की लेनी है। बोला गया कि जब कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ले रहे हो तो आपको इंडेक्स नंबर भी प्रीवियस ओनर का इस वाले साल का ही लेना चाहिए। बट एक अजम्पशन ये भी चलती है जिसमें बोला ऊपर तो ट्रांसफर वाले ईयर का ही, नीचे कौन से साल का लो? जिस साल में असेट को गिफ्ट किया गया था उस साल का लो। तो फॉर द बेटर, जैसे ज्यादा कौन सा चलता है, मंजुला जे शाह का ही सही माना जाता है, तो वो करना है। और आप वर्किंग नोट में या एक और कॉलम बनाकर ये वाला सॉल्यूशन भी कर सकते हैं साथ में। ये है गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट के केस में क्या होगा, ये वाली बात। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला सेक्शन 47 क्लोज 6 क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू द amalgamated company at the time of amalgamation will not be regarded as transferred provided amalgamating company is an Indian company, ठीक है। और दूसरी कंपनी की एक और बात नहीं है क्या आगे भाई? ठीक है, देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां पर लिखा हुआ होगा, यस देखो बेटा, ये 2 कंपनी है, 2 कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी बना रहे सी लिमिटेड, इसको अमालगमेशन बोलते हैं। अमालगमेशन के टाइम पर होगा क्या? ए बी की सारी एसेट सी को ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं अमालगमेटिंग कंपनी, और जो नई बनती है उसको बोलते हैं अमालगमेटेड कंपनी। असेट कौन ट्रांसफर कर रहा है? अमालगमेटिंग कंपनी। किसको कर रहे हैं? अमालगमेटेड कंपनी को। बोला गया कि अगर कोई अमालगमेटिंग कंपनी अमालगमेटेड कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है तो इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, अगर अमालगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी हो तो। ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना है बेटा। अब क्लोज 4 और 5 की बात करते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना, अमालगमेशन के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहां से मिलेगा भाई? कहां से मिलेगा? देखो, फ्रॉम द ईयर ऑफ अमालगमेशन, ये ध्यान रखना।
देखो 47 क्लोज 4 और 5 को देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी वाली बात है। देखो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, 100% होना चाहिए। मान लो बेटा कई बार ऐसे होता है, टैक्स एडवाइस भी दी जाती है, कोई दो कंपनी है, 80% का रिलेशन है दोनों में, बोला जाता है इसको 100% कर लो, टैक्स से बच जाओगे ड्यू टू दिस प्रोविजन। क्या बोला गया, देखो कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या करती है बेटा, असेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को करती है, वाइस वर्सा। तो इस ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा यदि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के बीच में 100% की रिलेशनशिप हो, 100% की होल्डिंग हो, और ट्रांसफरी कंपनी मतलब जिस कंपनी को असेट ट्रांसफर की जा रही है, जिस कंपनी के पास असेट आ रही है, वो कंपनी क्या हो, एक इंडियन कंपनी हो। ये बात बेटा यहां पर इस सेक्शन के अंदर बोली गई है ओवरऑल। ठीक है, 100% और ट्रांसफरी कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। लेकिन 47A बेटा सेक्शन यहाँ रोल में आता है, वो बोलता है कि तुमको जो ये एग्जम्पशन लिए वो वापस ले लेंगे। ये जो एग्जम्पशन दी ना अभी, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, ये वापस ले लेंगे 47A बोलता है। कब ले लेंगे भाई वापस, जब तुम इन दो में से एक भी काम कर दो। तो पहला क्या हुआ कि ट्रांसफरी कंपनी क्या कर दे, अगले आने वाले 8 साल के अंदर अंदर जिसके पास असेट आई थी उसने उस असेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब होगा क्या कि स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करने पर तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली 45 सबसेक्शन 2 में पड़ा था। और जो ये पहले एग्जम्पशन दी थी वो भी वापस लेके उस पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। तो पहली बात तो बेटा यहां पर ये हो गई। या फिर 100% की रिलेशनशिप टूट जाए, कंपनी शेयर्स को सेल कर दे, तो शेयर्स को सेल करने पर तो कैपिटल गेन देना ही होगा, और जो ये एग्जम्पशन दी थी उसको भी वापस देना होगा। ये बात बोली गई है कि आने वाले 8 साल तक इन दोनों में से एक भी काम करोगे तो तुमको ये जो एग्जम्पशन दी है वो वापस ले ली जाएगी। डीमर्जर की बात करते हैं बेटा। डीमर्जर के टाइम पर क्या होता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी जुदा हो रही होती है, तो जो कंपनी पहले थी और अभी भी है उसको बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, और जो कंपनी नई बनी है उसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। असेट कौन देगा, डीमर्ज्ड कंपनी देगी। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर if resulting company is an Indian company। तो डीमर्ज कंपनी के द्वारा रिजल्टिंग कंपनी को अगर कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर की जाती है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर रिजल्टिंग कंपनी क्या हो बेटा, एक इंडियन कंपनी हो। चलिए बेटा ये बात यहां पर बोली गई थी। अगर हम डिबेंचर्स को और बॉन्ड्स को कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो भी नहीं लगेगा, हालांकि उनको जब आगे जाकर के सेल करोगे तब जरूर लगेगा। ये कुछ क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस है क्योंकि हम ड्यूरिंग द क्लास ही क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। 49 सबसेक्शन 2AA कैपिटल गेन इन केस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में भी आता है बेटा। देखिए होता क्या है कि जब कंपनीज को अपने एम्प्लॉय को ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रोकना होता है तो कंपनीज उनको क्या करती है बेटा, ईसॉप्स देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ताकि एम्प्लॉय जो है ज्यादा समय के लिए, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कंपनी में होल्ड करे, रुके। इन्हें ईसॉप्स बोलते हैं। ईसॉप्स एक पर्टिकुलर टाइम में आप जो है एनकैश कर सकते हो, मतलब इनको खरीद सकते हो, देन आप बाद में बेच भी सकते हो। मान लो किसी एम्प्लॉय को ईसॉप्स मिले, उसने खरीद लिए, बाद में अब उनको सेल कर रहा है, जब वो सेल करेगा तब कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगता है, और जब वो इनको लेता है, खरीदता है, एक्सरसाइज करता है राइट, तब सैलरी हेड में टैक्स लगता है। लेट्स से एक कंपनी है जिसने एक एम्प्लॉय को बोला कि हम तुझे हमारी कंपनी के 1000 ईसॉप्स देंगे 50 रुपए की रेट में, ठीक है। उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, जब एक्सरसाइज कर रहा था तब मार्केट में वैल्यू थी 500 रुपए, लेकिन उसको तो 50 में मिलेगा, तो 500 माइनस 50, 450 रुपए जो है वो कहाँ टैक्सेबल होंगे, 450 पर शेयर सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगे एज परक्विजिट। बाद में जाकर के जब वो उन्हें सेल कर देगा तब क्या होगा बेटा, सेल कर देगा तो वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होंगे। एक्चुअल सेल प्राइस ली जाएगी माइनस कॉस्ट, कॉस्ट क्या ली जाएगी, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, वो 500 रुपए कॉस्ट ली जाएगी, ध्यान रखना, वो लेस हो जाएगी, बाकी पे टैक्स लग जाएगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ईसॉप्स को अगर गिफ्ट किया जाता है तो गिफ्ट पर भी टैक्स लगेगा, गिफ्ट भी ट्रांसफर माना जाता है, ये गिफ्ट का एक एक्सेप्शन हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। और दो हेड यहां पर आते हैं, एक सैलरी हेड आता है और दूसरा हेड बेटा यहां पर कौन सा आता है, कैपिटल गेन, जो कि हम पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड और बोनस स्ट्रिपिंग में यहां पर नहीं ले रहा हूं बेटा क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, फिर कभी किसी और लेक्चर में इनको कवर कर लेंगे। टैक्स रेट्स की बात कर लेता हूं बेटा। देखो टैक्स रेट्स, कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट्स क्या क्या है। देखो बेटा मेनली
दो कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो जो जनरली है किसी एसेट पर शॉर्ट टर्म गेन होता है तो उस पर स्लैब रेट लगती है, लेकिन शेयर्स और सिक्योरिटीज पर होता है 111A वाला शॉर्ट टर्म होता है तो फ्लैट 15 रुपए की रेट से टैक्स लगता है। जनरली लॉन्ग टर्म गेन पर 20% की रेट से टैक्स लगता है, बट शेयर सिक्योरिटीज पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 10% लगता है, वो भी 1 लाख रुपए से ऊपर जितना आपको गेन हो रहा है उसके ऊपर लगता है। तो 111 में स्लैब रेट, 111A में जो है आपकी वो 15% की टैक्स रेट, 112 में 20%, लॉन्ग टर्म पर जनरली 20% लगता है, लेकिन 112A में जो कि 1 लाख से ऊपर अगर जाता है, शेयर्स के ऊपर गेन लॉन्ग टर्म हो रहा है 2 लाख का, तो 1 लाख हटा दो, ऊपर के 1 लाख पर जो है आप पर 10% का टैक्स लग जाएगा। ये टैक्स रेट होती है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा ये 112A सेक्शन जो है ना, अगर मान लीजिए किसी चीज पर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 112A लग रहा है तो 112A के अंदर कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है बेटा कि कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा 112A के अंदर। 112 में बेटा मेनली तो देखो कॉस्ट की कैलकुलेशन में आता है। देखो पहले तो क्या होता था बेटा, एक सेक्शन होता था 10 क्लोज 38, उसके अकॉर्डिंग तो लॉन्ग टर्म गेन अगर शेयर सिक्योरिटीज पर होता है तो टैक्स लगा ही नहीं करता था। देन गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करा और 112A सेक्शन लेकर के आई जिसके अकॉर्डिंग अब टैक्स लगता है। सिंपल सा है, देखो किस किस के ऊपर ये टैक्स लगेगा। सबसे पहले तो आपको ये बात देख लेनी है कौन कौन सी एसेट पर लगता है। लिस्टेड शेयर्स पर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पर। अब ये सेक्शन लगने के लिए आपका एसटीटी पे किया हुआ जरूर होना चाहिए। एसटीटी शुड बी पेड। अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो एक्विजिशन के टाइम पर जब खरीदा तब भी पे होना चाहिए और जब ट्रांसफर करा तब भी पे होना चाहिए। दोनों टाइम पर आपका एसटीटी पेड होना चाहिए। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट का अगर केस है तो ओनली 112A लगने के लिए ट्रांसफर के टाइम पर टैक्स पे होना चाहिए। अगर 112A नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, नॉर्मल 112 लगेगा बेटा पर। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, टैक्सेशन का प्रोविजन क्या है बोला, बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है। 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी गेन होगा उस पर 10% टैक्स देना होगा। अच्छा सर, गेन कैसे निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है, जितने में ट्रांसफर करा वो लेनी है। कॉस्ट क्या लेनी है सर? वो भी कॉस्ट भी एक्चुअली लेनी है, जितने में ट्रांसफर करा खरीदा था वही कॉस्ट लेनी होगी आपको। बट बेटा ये हुआ क्या कि जिनके पास में पुराने शेयर पड़े थे, ये सेक्शन कब आया था, 31 जनवरी 18 को आया था बेटा, ठीक है। अब किसी के पास में पुराने शेयर पड़े तो इस सेक्शन को ऐसे डिजाइन किया गया कि इस सेक्शन के आने से पहले अगर किसी के पास पुराने शेयर पड़े भी होंगे ना तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, डोंट वरी। तो देखो बेटा क्या बोला गया कि अगर किसी के ने 1 फरवरी 2018 से पहले, मतलब यहां से आ गया था ये सेक्शन, तो इससे पहले अगर कोई चीज खरीद रखी है, शेयर्स पड़े हैं, तो उनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? कॉस्ट निकालने का मैकेनिज्म ऐसा सेट किया गया। बोला देखो यहां पर 2 पॉइंट है ना, इन दोनों में से जो भी हायर आएगा ना वो कॉस्ट लेंगे हम। देखिए हायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला पॉइंट तो क्या बोला, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो तुम। फिर सेकंड पॉइंट में फिर से 2 पॉइंट दे दिए। बोला सेकंड पॉइंट में 2 पॉइंट दे रहे हैं और उन दोनों में से जो भी लोअर होगा ना वो लेना होगा। क्या बोला भाई? पहला पॉइंट तो बोला फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है तुमको। फेयर मार्केट वैल्यू। बोला फेयर मार्केट वैल्यू मतलब कब की, कैसे, क्या? बोला देखो आपके शेयर की 31 जनवरी 2018 के दिन जो हाईएस्ट वैल्यू गई थी ना, आपको पता होगा शेयर का एक लोवेस्ट जाता है एक हाईएस्ट जाता है। मान लो लोवेस्ट गया था 105 रुपए, हाईएस्ट गया था 110, तो 110 रुपए 31 जनवरी के दिन की जो हाईएस्ट वैल्यू गई थी तुम्हारे शेयर की वो आपकी एफएमवी ली जाएगी। और आप तो बोल रहे हो मेरे शेयर को तो किसी ने ट्रेड ही नहीं करा उस दिन। कोई बात नहीं, 30 को करा होगा, 29 को करा होगा, 28 को करा होगा, जब भी वो लास्ट ट्रेड हुआ था उस दिन जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू गई थी वो एफएमवी ले ली जाएगी। तो पहला पॉइंट तो क्या बोला तुमको, पहले पॉइंट में लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। सेकंड पॉइंट में क्या लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो देखो पहले पॉइंट में तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी है, दूसरे पॉइंट में फिर से 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट एफएमवी, दूसरा पॉइंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एफएमवी और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लोअर लेना है तो दूसरा पॉइंट आएगा, फिर पहले और दूसरे में से हायर लोगे तो तुम्हारी जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, ये था अपना सेक्शन 112A 112A सेक्शन की अपन ने बात करी।
चलिए बेटा, अब अपन एग्जम्पशंस की बात कर लेते हैं कि कैपिटल गेन के अंदर कुछ एग्जम्पशंस आती है, उनकी बात मैं मेन एग्जम्पशंस बेटा यहाँ पर कवर करूंगा। देखिए बेटा, होता क्या है कि अपन कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। सर कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं, फिर उसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को लेस कर दिया जाता है, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाता है, ये बात तुमको पता है। फिर इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होती है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस होती है। ये दोनों लेस होने के बाद में क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। ये जो कैपिटल गेन निकलता है इसमें से क्या लेस होती है बेटा, एग्जम्पशंस लेस होती है, इसमें से एग्जम्पशन लेस कर दी जाती है, तो फिर टैक्सेबल कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। इन एग्जम्पशंस के बारे में ही अपन को पढ़ना है। देखिए बेटा, एग्जम्पशन डिफरेंट काइंड की होती है। कुछ एग्जम्पशंस हमको ऐसे दिखेगी जिनको लेने के लिए आपका ये जो भी कैपिटल गेन आया ना उसको आगे इन्वेस्ट करना होगा, मिल जाएगी। कुछ एग्जम्पशन ऐसी है जो कि ये बोलती है कि ये जो भी कैपिटल गेन हुआ अगर इसकी एग्जम्पशन चाहिए तो हाथ में जितना पैसा आया है उसको क्या करो, आगे इन्वेस्ट करो। हाथ में जितना पैसा आया मतलब क्या, कि तुम्हारा जितना भी नेट सेल कंसिडरेशन बना है ना उसको आगे इन्वेस्ट करो। लेट से कि तुम्हारा कैपिटल गेन बना 10 लाख का, ये आ रहा है तुम्हारा 50 लाख, और ये था 10 लाख, और ये 40 लाख आ गया, कॉस्ट 20 लाख थी, लेट से ये 20 लाख बना। चलो यहां पर 10 और कर देते हैं इंप्रूवमेंट। अब देखो मैक्सिमम सेक्शन तो क्या बोलेंगे, ये 10 की एग्जम्पशन चाहिए ना तुमको भाई, ये कैपिटल गेन 10 आया है, इसको यहां कर देते हैं। ये जो तुमको 10 की एग्जम्पशन चाहिए ना, तो इस 10 को आगे इन्वेस्ट कर दो, मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन भी आएंगे 54F, वो क्या बोलते हैं, अगर इस 10 की एग्जम्पशन चाहिए तो हाथ में जितना पैसा आया है उसको इन्वेस्ट करो, तो 40 को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेट से तुमने तो 30 ही करा तो प्रोपोर्शनेट मिलेगी, 10 की तो कब मिलती जब 40 करते हैं, तो 30 करें तो कितना मिलेगा, ऐसे प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला बन के वहां पर निकलता है। तो मैक्सिमम सेक्शन तो क्या बोलते हैं कि तुमको क्या करना है, तुम्हारा जो कैपिटल गेन आया उसको इन्वेस्ट करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्शन होंगे जो क्या बोलेंगे, वो सेक्शन ये बोलेंगे कि हाथ में जितना पैसा आया उसको इन्वेस्ट करो। चलिए आइए बेटा एग्जम्पशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, इंडिविजुअल एचयूएफ को जो एग्जम्पशंस मिलती है उन पर बात करने जा रहे हैं। एक सेक्शन है 54, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन कब मिलेगी, जब आप घर बेच के घर खरीदते हो। जब आप घर बेच के नया घर खरीदते हो तो एग्जम्पशन 54 में मिलेगी। लेकिन एक बात है कि ये एग्जम्पशन ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी, और कैपिटल गेन का नेचर जो है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। और नई चीज क्या खरीदनी है, नई असेट खरीदनी है भाई। वहीं 54B देखें तो 54B की एग्जम्पशन कब मिलेगी, जब आप गांव में स्थित खेती की जमीन को ट्रांसफर करके दूसरी नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो, वो कहीं भी खरीदो। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करिए, कैपिटल गेन लगेगा, रूरल पे नहीं लगता है, अर्बन पे तो लगता है। बचाना है तो क्या करो, नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, और नई अर्बन भी हो सकती है, रूरल भी हो सकती है। हाँ लेकिन ध्यान रखना है इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगा, गेन का नेचर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रखना वो खेती की जमीन कम से कम 2 साल तक खेती के काम में आनी चाहिए, एग्रीकल्चर के काम में आनी चाहिए, ईदर बाय असेसी हिमसेल्फ और बाय हिज पेरेंट्स, लेकिन काम में जरूर आई हुई होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको करना क्या है, नई असेट कौन सी खरीदनी है। देखो भाई, अगर हम बात करें कि हाउस प्रॉपर्टी की, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, नहीं अगर परचेज कर रहे हो, तो ट्रांसफर की डेट से 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर तक आप उसको परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एग्जम्पशन मतलब ट्रांसफर से 1 साल पहले तक भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो भी मिल जाएगा। और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट कर लेना। अच्छा सर, ये एग्जम्पशन जो है ये कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, 1 2 3 4 कितनी भी खरीद सकते हैं क्या, बेटा एक ही खरीदनी है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट ओनली 1.5 करोड़ रुपए तक ही है, 1.5 CR तक ही है, तो आप जो है 2 प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये वाला जो ऑप्शन है ना 2 प्रॉपर्टी खरीदने का, ये लाइफ में एक बार ही मिलेगा, अदरवाइज हमेशा एक ही रहेगा। ये कुछ सालों पहले अमेंडमेंट हुआ था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब सर एग्जम्पशन लेने के लिए तो हमको 2 3 साल मिलते हैं, ठीक है। तो अब मान लो मेरे को तो इस साल रिटर्न भरना है, एग्जम्पशन तो लेने के लिए 2 साल है, मैं तो घर 2 साल बाद खरीदूंगा। अब मुझे तो एग्जम्पशन अभी दो, क्योंकि मेरा टैक्स बन जाएगा, मैं तो टैक्स भरना नहीं है। तो इसके लिए एक डिपॉजिट स्कीम लाई गई है। बोला कि आप असेट बाद में खरीदोगे, हम मान लिया, लेकिन भरोसा कैसे करें। तो अगर आप अभी असेट नहीं खरीद रहे हो, कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो आप आपका कैपिटल गेन का पैसा क्या करो, एक डिपॉजिट स्कीम, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट से पहले, तो हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। इवन आपने अभी तक घर कंस्ट्रक्ट या परचेज नहीं करा है तो भी। तो आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, जितना कैपिटल गेन हुआ वो, और नई असेट
एसेट की कॉस्ट है विच एवर इज लेस। नई एसेट नहीं खरीदी है तो डिपॉजिटेड अमाउंट वर्ड आ जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो नई एसेट आपने खरीदी है इसको 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है। अगर ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, तो फिर जो नई एसेट की कॉस्ट है ना उसमें से उतना रुपया लेस हो जाएगा जितने की एग्जम्पशन दी थी। ध्यान से समझो बात क्या है बेटा। मान लीजिए आपने 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ था, नई एसेट तुमने 30 लाख की खरीद ली थी, तो आपका देखिए 30 जो आपका 10 लाख था वो तो पूरा एग्जम्प्ट हो गया, बात खत्म। ठीक है, 30 लाख की एसेट खरीद ली। अब इस 30 लाख वाली एसेट को तुमने 50 लाख में बेच दिया, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा सर? 50 लाख माइनस 30 लाख, 20 लाख का कैपिटल गेन। बोला ना पापा ना, नई एसेट की जो कॉस्ट है ना उसमें से उतना रुपया कम करो जितने की तुमने एग्जम्पशन ले ली थी। तो 30 में से 10 लाख कम करो तो कॉस्ट 20 लाख ही मानेंगे। जब कॉस्ट 20 लाख ही मानेंगे तो कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली 30 लाख आ गया। तो जो 10 लाख रुपए तुम चोरी करना चाह रहे थे वो देखो 10 लाख से कैपिटल गेन बढ़ गया और अब टैक्स देना पड़ जाएगा। ये बात यहाँ पर बेटा निकल करके आती है। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको क्या करना है, नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, वो रूरल और अर्बन दोनों हो सकती है। ऑब्वियसली बात, लैंड को कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकते तो परचेज करना होगा विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, बिफोर का ऑप्शन नहीं है। यहां पर भी आपको डिपॉजिट स्कीम मिलती है, वही एग्जम्पशन का तरीका है, वही अगर 3 साल तक बेच दी तो वही प्रोविजन सेम निकल करके आता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेक्शन 54D और 54EC की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 54D, डी फॉर धमकी मतलब जबरदस्ती। क्या किया गया है 54D में, अगर आपकी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, अगर आपकी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है तो आप 54D में आके एग्जम्पशन ले सकते हो। ये एग्जम्पशन किसको मिलेगी? किसी को भी मिल जाएगी बेटा, एनी पर्सन को। नेचर क्या होना चाहिए गेन का? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन होना चाहिए नेचर। आपको क्या करना है बेटा, असेट कौन सी परचेज करनी है? नई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग की परचेज करनी है आपको। ठीक है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हो गया था? कंपलसरी एक्विजिशन। 54D में एग्जम्पशन चाहिए, नई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लो। कितने टाइम में खरीद लो? विद इन 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर नहीं, सॉरी, वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कम से कम आपके 2 साल तक इंडस्ट्रियल वर्क के काम में आनी चाहिए। नई एसेट क्या खरीदनी है? न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। कितने टाइम पीरियड में खरीद लेनी है? वो यहाँ है 2 साल तक, तो वो उसके काम में आई हुई होनी चाहिए इंडस्ट्रियल पर्पस के। कितने टाइम पीरियड में खरीद लेनी है? 3 साल के अंदर अंदर बेटा आपको असेट खरीद लेनी है। यहाँ पर डिपॉजिट स्कीम मिलेगी, एग्जम्पशन का वही सेम तरीका, वापस लेने का भी वही सेम तरीका जो अभी पिछले 2 सेक्शन में पढ़ा है। यहीं पर एक और सेक्शन की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। सेक्शन 54EC, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। आप क्या कर रहे हो बेटा? आप क्या कर रहे हो? लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, और क्या कर रहे हो? बॉन्ड्स खरीद रहे हो। पहली बात ये, अब एग्जम्पशन जो है इंडिविजुअल HUF को मिलती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की जगह क्या आ गया? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, ये खरीदे हैं आपने, तो आपको 54EC में एग्जम्पशन मिल जाएगी। 54EC में एग्जम्पशन मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की ही मिलती है बेटा। हाँ, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। और आपको क्या खरीद लेने हैं? बॉन्ड्स खरीद लेने हैं बेटा, और ऐसे बॉन्ड्स खरीदने जिनका रिडम्पशन 5 साल बाद होगा। किसके खरीद लेने हैं? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खरीद लेने हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खरीद लेने हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के, या एनी अदर कोई नोटिफाइड हो, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के। और इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 लाख तक की इन सेक्शंस में जो है एग्जम्पशन बेटा आपको मिलती है। और कितने टाइम में खरीद लेने हैं? ट्रांसफर की डेट से 6 महीने का ही टाइम मिलता है। एग्जम्पशन कितनी? जितना कैपिटल गेन हुआ और जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा, विच एवर इज लेस। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर डिपॉजिट स्कीम अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पर डिपॉजिट स्कीम तुमको नहीं मिलेगी क्योंकि 6 महीने का ही टाइम है। अगर तुमने इन बॉन्ड्स को 5 साल से पहले पहले ट्रांसफर करा तो जितना एग्जम्पशन दी थी उस एग्जम्पशन को टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ दूसरा तरीका है, वैसा तरीका नहीं है नई एसेट की कॉस्ट में से। तो जितनी भी एग्जम्पशन मिली थी वॉट उसको वापस लेकर के टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बेटा मैं आ रहा हूँ 54F पर, तो 54F की थोड़ा सा यहाँ पर कट हो गया है। 54F के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुन लो तो ही क्लियर हो जाएगा। 54F में एग्जम्पशन कब मिलेगी? आपने कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर करी हो एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, घर के अलावा कुछ भी बेचा है, खरीद क्या रहे हो? घर खरीद रहे हो, क्योंकि घर बेच के घर खरीदने पे तो 54 देता है, तो इसलिए बोला घर के अलावा कुछ भी बेच के घर खरीद रहे हो तो 54F आपको एग्जम्पशन देगा। ठीक है, अब बात आती है सर ये जो एग्जम्पशन है ये किसको मिलेगी? इंडिविजुअल एचयूएफ को, क्योंकि घर में तो इंडिविजुअल एचयूएफ ही रहेंगे। गेन का नेचर बेटा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है नया घर कितने टाइम पीरियड में खरीद लेना है, वही सेम लिमिट है, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर आपको खरीद लेना है। क्या चीज ट्रांसफर करनी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या खरीदना है बेटा? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, मतलब 2 प्रॉपर्टी खरीदोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। डिपॉजिट स्कीम यहाँ पर भी मिलती है। एग्जम्पशन कैसे मिलती है मैंने शुरू में बताया था तुमको कि ये वही सेक्शन है कि अगर कैपिटल गेन की एग्जम्पशन चाहिए तो हाथ में जितना पैसा आया उस सारे को इन्वेस्ट करो, तो कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, और जो आपने नई एसेट खरीदी उसको 3 साल तक नहीं बेचना है, ध्यान रखना। अगर तुमने उसको बेच दिया 3 साल से पहले पहले नए घर को, तो जो एग्जम्पशन दी गई थी वो एग्जम्पशन तुमसे वापस ले ली जाएगी, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। और आपके पास में ये एग्जम्पशन लेने के लिए ऑलरेडी एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक घर ऑलरेडी है और ये जो खरीद रहे हो ये आपका दूसरा घर है। तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी 2 घर थे, ये जो नया घर खरीदा ये तीसरा था, तो भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी 54F के अंदर। अब बात करते हैं बेटा एक और चीज की, प्रोविजो टू सेक्शन 112। प्रोविजो टू सेक्शन 112 क्या है बेटा? ये एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 112 में टैक्स कितना लगता है? 20% का, लेकिन ये इसका प्रोविजो है। ये क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में, मेनली तुम यहां पर याद रख लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज याद रख लो। ठीक है, इनके केस में जो है वो कैपिटल गेन कुछ इस प्रकार निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? बोला तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो 10% टैक्स दे दो या 20% दे दो। 10% कब दे पाओगे? जब तुम इंडेक्सेशन नहीं करोगे, इवन लॉन्ग टर्म हो रहा है तब। ये प्रोविजो लॉन्ग टर्म में लगता है, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म में तुमको लॉन्ग टर्म गेन नहीं हो रहा है, इंडेक्सेशन मत करो और 10% टैक्स दे दो, और अगर इंडेक्सेशन कर रहे हो तो 20% देना। तो असेसी क्या कर सकता है? दोनों ऑप्शन निकाल सकता है। विदाउट इंडेक्सेशन किए कैपिटल गेन निकालो, 10% का टैक्स लगाओ। इंडेक्सेशन करके कैपिटल गेन निकालो, 20% का टैक्स लगाओ। दोनों में से जो भी कम आ रहा है उस पर टैक्स दे देना। ध्यान रखना बॉन्ड्स डिबेंचर के केस में तो ऑलवेज 10% वाला ही ऑप्शन रहता है। अगर बॉन्ड डिबेंचर में लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है तो भी इंडेक्सेशन नहीं करना है तुमको और 10% का टैक्स देना है। तो जनरली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में आता है। सीएमए के स्टडी मटेरियल में इसका क्वेश्चन भी आई थिंक 23 कुछ ऐसा है, वहां पर ये बातें भी कही गई है। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं और ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। इसके अलावा कुछ 1-2 एग्जाम्पशन है 10 क्लोज 37 की, वहां पर आपको रूरल आपकी एग्रीकल्चर लैंड का, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है तो वहाँ एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, अब वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो एग्रीकल्चर लैंड कम से कम 2 साल तक यूज़ में आनी चाहिए, उसका कंपलसरी एक्विजिशन होना चाहिए, असरी इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा वो कंपनसेशन अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा ये था अपना पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो अपन ने रिवाइज करा। मोस्टली हमने सारी चीजें कवर करी। ध्यान रखिएगा जहां अमेंडमेंट हुए हैं वहां पर आपको ध्यान में रखना है। और एक आपका जो है लैंड पुलिंग, आंध्र प्रदेश का स्पेसिफिक एग्जम्पशन है कि आप आपकी लैंड बिल्डिंग देते हो, बदले में लैंड पुलिंग सर्टिफिकेट ले लेते हो और आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। स्टेट ओरिएंटेड एग्जम्पशन है, इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ चीजें जैसे कन्वर्जन ऑफ बिजनेस वाली, ये चीजें मैंने इसमें कवर नहीं करी है, वो किसी और क्लास में बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग टाइप के टॉपिक्स में कवर कर लेंगे। चाहे आप इंटर लेवल में हो या फाइनल लेवल में हो, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप जरूर से प्रैक्टिकली इसके करें। सेक्शन 9B पर स्पेशल ध्यान दे, 45 सबसेक्शन 4 पर स्पेशल ध्यान दे, 50B स्लम सेल पर ध्यान दे, 50C पर भी ध्यान दे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर और एग्जम्पशंस पर भी दे। चलिए इस लेक्चर में इतना। होपफुली अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक करिएगा, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो जरूर से कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर से शेयर कर लेना। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। थैंक यू वेरी मच।